हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानेशन क्लासेस। ज्ञानेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पार्टनरशिप चैप्टर्स की पूरी रिवीजन कर लिया। जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप थी, अब हमारी बारी है कि हमें शेयर कैपिटल की रिवीजन करनी है। जो कंपनीज के हम शेयर कैपिटल की बात करें तो सब कंपनीज में हमारा जो सबसे पहला है कंपनी अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसकी हम रिवीजन करेंगे आज। तो इसके अंदर जो जो चीजें हमें पढ़नी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें पढ़ना है हमें वो है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज के बाद हमारे पास है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कैसे होता है। फिर है हमारे पास मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल इन इट्स टाइप, शेयर कैपिटल क्या होता है और उसके कितने तरीके होते हैं, कितने तरीके की शेयर कैपिटल होती है। फिर होता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर ऑफ कैश एट पार और एट प्रीमियम, यानी कि जो शेयर्स हैं, अब पहले हम देखेंगे शेयर्स क्या होते हैं, फिर जो शेयर्स हैं उनको हम कैश में इशू कर रहे हैं एट पार और एट प्रीमियम। तो ये पार क्या होता है और ये प्रीमियम क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये भी देखेंगे हम क्या होता है, पूरी डिटेलिंग आएगी इन सब चीजों की। फिर आता है कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। फिर आता है उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। एक तो हमारे पास है कि भाई शेयर हम कैश के लिए इशू करें, दूसरा है अदर देन कैश के लिए इशू करें। फिर आता है हमारे पास प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। भाई एक तो हमने शेयर फॉरफीट कर लिया, फॉरफीट करना क्या होता है वो भी देखेंगे हम। और उसको फॉरफीट करने के बाद हमने दोबारा उसको दे दिया किसी को, ठीक है ना, तो वो चीज हो गई। उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, स्वेट इक्विटी और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर चीज लॉ से गवर्न होती है। पार्टनरशिप में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखा था। तो यहाँ पे कौन सा एक्ट आता है हमारा कंपनीज के लिए, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन क्या आती है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी को क्या बोला गया है कि कंपनी वो है जो कि दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड करवा रखा है जिसने अपने आप को। जैसे कि सपोज करो भाई आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। तो उसने अपने आप को क्या कर रखा होगा, अगर वो कंपनी है, क्योंकि हम लिखते हैं लिमिटेड तो वो कंपनी है। अच्छा एक चीज और, जिस भी बिजनेस नेम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी लिमिटेड या फिर लिमिटेड लिखा हो, वो दोनों क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है ना। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा था कि भाई जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो वो उसने अपने आप को कंपनी कहलवाने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवाया होगा। या फिर अगर वो कह रहा है कि एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अब 2013 से पहले की है इंडस्ट्री तो रिलायंस इंडस्ट्री, तो उससे प्रीवियस कंपनी लॉ, उससे प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा हुआ करता था, 1956। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, बाकी आपके रिलेवेंस की कोई बात नहीं है वैसे ये। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के, भाई ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हमने देखा था कि हम कहते थे कि भाई बिजनेस अलग और पर्सन अलग। तो यहाँ पे भी हमारा यही है कि यहाँ पे कंपनीज में क्या होता है, जो कंपनीज में इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनीज के, कंपनी के इसमें पार्टनर्स नहीं होते, इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो कंपनी अलग और पर्सन अलग, ठीक है ना जी। तो उसमें क्या कह रहा है, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी विच इज विद इट्स ओन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो कंपनी के अंदर कौन होते हैं, मेंबर्स होते हैं, यानी कि कंपनी अलग और उसके मेंबर अलग। आगे आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी एंड कंपनीज के मेंबर की क्या होती है, नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनीज डेट, यानी कि कंपनी के मेंबर जो है पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। कंपनी के मेंबर सिर्फ उतने अमाउंट तक ही लाइबल होंगे जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा कंपनी के अंदर। ठीक है ना जी, तो जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लायबल हो गए। उसके अलावा वो अपने पर्सनल एसेट्स को, जैसे कंपनी के पार्टनरशिप में हम पर्सनल एसेट बेच दिया करते थे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम पर्सनल एसेट्स को बीच में नहीं लाएंगे, जितना पैसा इन्वेस्ट होगा सिर्फ उतनी, तो यानी कि लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी होगा। आगे आता है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी कंटिन्यू टू द एग्जिस्टिंग इवन इफ द मेंबर चेंज। तो कंपनी क्या है, कंपनी फोर्सेबल, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, तो कंपनी तो फ्यूचर तक चलती रहेगी जब तक वो बंद नहीं होगी। और उसमें क्या होगा कि मेंबर्स जो आते जाते रहेंगे उनसे उस बात का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, आगे है हमारे पास कॉमन सील। कंपनी हैज इट्स कॉमन सील दैट इज यूज्ड बाय टू ऑथेंटिकेट इट्स फॉर्मल एक्ट, यानी कि कंपनी के कोई भी काम करने के लिए एक स्टैंप लगी होती है। आप कई बार देखोगे, अगर आपने कभी बैलेंस शीट वगैरह देखी हो किसी कंपनी की, तो उसमें एक स्टैंप लगी होती है नीचे कंपनी के नाम की, या कंपनी कोई भी काम अप्रूव करवाती है तो उस नाम की वहां पे वो स्टैंप लगवाती है कि भाई हम मैं अपना ये काम करके दे रही हूँ, और मेरे भी हाथ पे जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो स्टैंप लगा के देते हैं। आगे आता है हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब क्या, कंपनी हैज एंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन प्रॉपर्टी एंड sue or to be sued
ऑन इट्स ओन नेम। क्या मतलब? कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी अलग है तो अपने नाम पे, यानी कि जैसे आप देखते हो कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता था, कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं भाई ये कंपनी ये काम कर रही है। तो जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो का जो काम हो रहा है वो कौन करती है? एलएनटी करती है एक तरीके से, जैसे सपोज करो, ठीक है। तो एलएनटी क्या है? लार्सन एंड टर्बो, जो एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन वाली, जो दिल्ली मेट्रो का काम करती है, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये क्या है आपका कि भाई ये अपने नाम पे दिल्ली मेट्रो का काम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई उन्होंने दिल्ली मेट्रो के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, एंड इट्स ओन प्रॉपर्टी एंड स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। अगर ऐसा भी समझो कि भाई दिल्ली मेट्रो ने काम कर दिया और मतलब एलएनटी ने अपना कंस्ट्रक्शन वर्क करके दे दिया, और दिल्ली मेट्रो के जो ओनर है, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट प्लेयर जो है, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने क्या किया? काम तो करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, तो कंपनी उनके ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के नाम पे वो केस चलेगा। लेकिन अगर सपोज करो ऐसा हुआ, दूसरा केस भी हो सकता है कि भाई इन्होंने काम किया लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने और जो मेट्रो की जो अथॉरिटी है उन्होंने क्या कर दिया? एलएनटी के ऊपर केस कर दिया। तो वो कह रहा है कि टू बी स्यूड और टू बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम, कर भी सकती है और उनके ऊपर हो भी सकता है। स्यू का मतलब होता है केस कर देना, ठीक है, लीगल हियरिंग फाइल करना, केस करना उनके ऊपर, ठीक है जी। आगे बात करें हम, ठीक है। देखो क्या कहता है अब नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप। भाई गवर्निंग लॉ यानी कि किस लॉ के अंदर कवर होती है, मैंने आपको अभी बताया, ये कंपनीज एक्ट में होती है, ये पार्टनरशिप एक्ट में होती है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, ठीक है। ओनरशिप क्या है? यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर फॉर कंपनीज, और यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं ओनर्स, ठीक है। मेंबर्स यहाँ पे कितने हो सकते हैं? प्राइवेट और पब्लिक, ये देखेंगे हम प्राइवेट पब्लिक क्या होता है अभी आगे देखेंगे। तो प्राइवेट में 2 मेंबर कम से कम चाहिए और इसमें 7 चाहिए कम से कम मेंबर, यहाँ पे मिनिमम 2 चाहिए, और मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पे प्राइवेट में 200 हो सकते हैं, और पब्लिक के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। पार्टनर्स में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप के लिए। लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है शेयर होल्डर की, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है, और यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। ये सारी बात आई। परपेचुअल सक्सेशन इसके अंदर होता है और इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट इसके अंदर मैंडेटरी है और इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड 2 तरीके की हो सकती है, लेकिन कंपनी अनरजिस्टर्ड कभी नहीं होती, कंपनी को हमेशा रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। आगे बात करते हैं टैक्सेशन। इसके टैक्स एज अ सेपरेट एंटिटी, मतलब क्योंकि कंपनी अलग है तो उसके जो प्रॉफिट्स निकलेंगे उस पर अलग से टैक्स लगेगा। लेकिन इसके पार्टनर्स के केस में इंडिविजुअली टैक्स, पार्टनर्स आर टैक्स इंडिविजुअली, ठीक है ना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग आती है, तो गवर्न बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई कंपनी के अंदर डिसीजन कौन लेगा? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंप लगाएगा कोई भी बंदा, तो अथॉरिटी, तो जो अथॉरिटी होगी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, जिसको अथोराइज किया होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होगी पूरी, क्या ना, कि भाई वो कोई भी डिसीजन लेंगे कि हमें क्या कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, या फिर उसके अलावा हम इस अगर हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम सॉल्व कैसे करें, वो सारे डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। यहाँ पे कौन लेते हैं? पार्टनर लेते हैं मिलकर। और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है? इसमें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि आपको हर कंपनीज के केस में आप देखो कि आपको ऑडिट भी कराना, ऑडिट की खैर बात, जैसे यहाँ पे ऑडिट आ गया, फाइलिंग आ गई, आरओसी की फाइलिंग करनी पड़ती है, आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो बतानी पड़ती है फॉर्म में लिख के। लेकिन इसमें इतना ज्यादा कंप्लायंस नहीं होता है, इसमें बेसिक कंप्लायंस होते हैं, वो अलग से चलते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग जो होती है डिविडेंड के नाम पे होती है, कि भाई कंपनी को उनके ओनरशिप के बेसिस पे जितना मेंबर ने जितना जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, प्रोपोर्शनेटली उनको क्या दिया जाएगा? उनका डिविडेंड पोर्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स का नाम किसको, प्रॉफिट को किसको बोला जाता है? डिविडेंड। और यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके अंदर, वो क्या है कि भाई इसका डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डिसोल्यूशन कैसा होगा? एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होगा। डिसोल्यूशन कैसे होगा? एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होगा, कि भाई जैसे कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी इसका लीगली हो रहा है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो इसका डिसोल्यूशन भी कैसे होगा? लीगली ही होगा। और इसमें डिसोल्यूशन कैसे होगा? इसमें डिसोल्यूशन आसानी से हो सकता है, कि भाई जैसा जैसा पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया वैसा वैसा कर सकते हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैंने आपको बताया, अभी हम देखा था कि पीछे हमने पब्लिक और प्राइवेट देखा था, ठीक है। तो कंपनी जो है वो 3 तरीके की है हमारे पास। एक तो है 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मैंने अभी आपको बताया था, जहां पे पीवीटी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, यहाँ पे जहां पे लिमिटेड लिखा हो, तो जहां पे लिमिटेड लिखा होता है वो कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी होती है। और जहां पे पीवीटी लिखा होता है वो प्राइवेट कंपनी होती है। इसके अलावा एक कंपनी और आती है हमारे पास, जो है 1% कंपनी, ठीक है। ध्यान से देखना जी। तो क्या कहता है सेक्शन 262, Section 2, subsection 62 of the Companies Act 2013 defines that 1% company means a company which has only one natural person is a member, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक ही बंदा जो है मेंबर होगा।
समझ में आई बात? एक ही बंदा जो है पूरा बिजनेस चलाएगा, एक ही बंदा उसके अंदर मेंबर होगा। तो इसके अंदर एक रूल 3 भी आता है कंपनीज का। कंपनी के जो रूल्स है एक्ट के साथ कुछ रूल्स भी होते हैं, उसके अंदर क्या आता है, ओन नेचुरल पर्सन हु इज एन सिटीजन ऑफ इंडियन और रेजिडेंट ऑन इंडियन कैन बी इनकॉर्पोरेट अ वन पर्सन कंपनी। यानी कि दो उसने क्या कहा, एक तो कह रहा है कि भाई वन पर्सन कंपनी क्या होती है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा मेंबर हो। दूसरी चीज रूल के अंदर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बात बताई, रूल के अंदर एक्स्ट्रा बात क्या बताई कि जो पर्सन है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं अगर डिटेल में जाऊं, जैसे कंपनी अलग होती है हमारे पास, है ना, कंपनी एकदम अलग पर्सन होती है और मेंबर अलग होते हैं। तो क्या एक कंपनी दूसरी वन पर्सन कंपनी खोल सकती है? क्योंकि ये तो एक सेपरेट पर्सन है लॉ के हिसाब से। तो क्या ये एक वन पर्सन कंपनी खोल सकती है? कंपनी नहीं खोल सकती, क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। पर्सन की डेफिनेशन में तो आती है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसकी अपनी एक ओन, अपनी एक स्टैंड है, अपना एक वो है इसमें कंप्लायंस, अपने उसके अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन वो एक वन पर्सन कंपनी नहीं खोल सकती। तो इसलिए उसने क्या बोला कि नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है ना। दूसरी चीज उसने क्या बोली, यहाँ पे इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि कोई फॉरेन का इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है यहाँ पे अपनी वो वन पर्सन कंपनी नहीं खोल सकता, यानी कि वो इंडियन सिटीजन भी होने चाहिए और इंडिया में रहना भी चाहिए, दोनों काम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं हूं तो सपोज करो मैं भाई यहाँ पे रहता भी हूँ और मेरी सिटीजनशिप की यहाँ की है, तो मैं वन पर्सन कंपनी खोल सकता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो रहता बाहर है लेकिन उसकी इंडियन सिटीजनशिप इंडिया के, तब भी वो नहीं खोल सकता, उसको रहना भी यहीं पड़ेगा और उसकी सिटीजनशिप भी यहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है कैन नॉट बी वन एनबीएफसी और चैरिटेबल पर्पस, और वन पर्सन कंपनी किसी भी दान पुण्य वाली चीजों के लिए नहीं खुल सकती, ठीक है ना। और किसी चैरिटी या कोई बैंकिंग कंपनी की तरह, यानी कि जो लोगों को फाइनेंस कराती है ऐसी करके भी कोई वन पर्सन कंपनी नहीं खोल सकता। वन पर्सन कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है पेड अप शेयर कैपिटल, पीयूसी मैंने लिखा है, इसको बोलेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 50 लाख, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2 करोड़। इतने तक होगा तभी हम वन पर्सन कंपनी खोल सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की लिमिट कितनी है, यानी कि जो बोर्ड जो डिसीजन मेकिंग करेगा, मेंबर तो अलग होता है, मेंबर अलग और पर्सन अलग, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि बोर्ड में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, 1 से 15 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या आएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है व्हिच हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर एंड ओनरशिप। भाई वो कंपनी जो कि जिनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ट्रांसफर करने के लिए, इसके जो आपकी जो इसकी मॉनेटरी लिमिट है वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं आपको बाकी चीजें बता देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई प्राइवेट कंपनी में शेयर की ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि जो आप शेयर के बारे में बात करेंगे, जो हिस्सेदारी होती है शेयर, तो आप अभी के लिए इतना समझो कि हिस्सा होता है, यानी कि पार्ट ऑफ कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल आपका एक हिस्सा होता है, जो टोटल कैपिटल आपकी होगी उसका एक हिस्सा होगा। तो उसमें क्या कहता है भाई, आपको कहता है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, 2, और मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉय हुआ था शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये वाली बात को यानी कि 200 में वो लोग नहीं आएंगे कि जो एम्प्लॉय होते हुए भी कंपनी के ओनरशिप में आते हैं। इसके बारे में हमने अभी आपने समरी में देखा होगा, ईसॉप, ईसॉप के बारे में हम थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि ईसॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे है शेयर्स कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल लाइक इन पब्लिक कंपनी। भाई पब्लिक कंपनी के अंदर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं आता। कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए मस्ट बी इंक्लूडिंग द रिस्ट्रिक्शंस, पर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम तो मैक्सिमम मेंबर कितने, डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 2 से 15। टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी में क्या हो सकते हैं, लिमिटेड बाय लायबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। यानी कि प्राइवेट कंपनी में कंपनी के टाइप अलग अलग भी हो सकते हैं। लिमिटेड बाय लायबिलिटी तो होती है नॉर्मली, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है कि भाई शेयर होल्डर जो है कैपिटल के अलावा हो सकता है एडिशनल कुछ गारंटी दे दे, कि भाई क्या दे कि भाई जो मेंबर होते हैं वो कुछ एडिशनल गारंटी भी दे सकते हैं कि अगर सपोज करो बिजनेस में कुछ लॉस आता है तो मैं थोड़ा और अमाउंट देने को तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या उसके बाद वो ये भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, जितना भी लॉस आएगा हम बियर कर लेंगे। ये बाय चॉइस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में क्या है, सेक्शन 271, देखो यहाँ पे थे 262, 268 और नेक्स्ट 271 आ गया। तो उसमें क्या कह रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है पब्लिक कंपनी डिफाइंड एज अ कंपनी द कंपनी दैट कैन नॉट बी अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी, और इसके अंदर मिनिमम मेंबर्स आपके 7 होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है subsidiary company is a public company shall also be considered as a subsidiary of a public company shall also be considered as a public company even if it is a private company, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई हमने हमारी जो सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज है हमारे पास, क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। एक हमारी कंपनी है एचके वाटर बॉल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी हो गई क्योंकि पीवीटी है इसके, ठीक है ना, ये पब्लिक कंपनी हो गई और ये हमारी प्राइवेट कंपनी हो गई। तो ये सपोज करो ये मेरी कंपनी है, इसके अंदर हम लोग 50 मेंबर्स हैं, इतने तो हो ही सकते हैं ना।
तो अब इसके अंदर जो अब ये कंपनी क्या करी, रिलायंस ने क्या किया, इसके अंदर अपनी ओनरशिप गेन कर ली इन्होंने। मोर देन, अगर इसकी 100 करोड़ की कैपिटल थी सपोज करो, तो इसने 51 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, जो इसके मेंबर्स थे उनसे 51 करोड़ रुपए देके उनसे ओनरशिप ले ली उस कंपनी की। तो ओनरशिप ले ली जब, तो जब ओनरशिप 51 मोर देन 50% हो गया, तो ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चली गई। ठीक है, तो ओनरशिप जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चली गई, तो ये क्या हो गया कि भाई ये इसमें वो हो गई, आपकी मालिक भी हो गई। तो मालिक में अब जब ये हो गई, तो इसने आधे से ज्यादा गेन कर लिया शेयर के अंदर, है ना, आधे से ज्यादा इससे पे इसका कंट्रोल आ गया। तो जब आधे से ज्यादा इससे पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रोल आ गया एच के वाटर बॉल्स के, तो एच जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो एच के वाटर बॉल की क्या हो गई, होल्डिंग हो गई, और एच के वाटर बॉल क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो एच के वाटर बॉल में जब किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया और मोर देन 51% इन्वेस्टमेंट किया, जैसे इसमें किया कि एच के वाटर बॉल्स के अंदर रिलायंस ने मोर देन 51% किया, तो इस केस में क्या हो गई, एच के वाटर बॉल्स उसकी सब्सिडरी हो गई। तो वो यही कह रहा है कि अब जैसे ये तो प्राइवेट कंपनी थी, ये पब्लिक कंपनी थी। ठीक है, तो उसने यही बोला कि अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई ऐसी शेयर कैपिटल हो जो कि जिसकी वजह से वो जो है किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाए, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी हम क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। तो यानी कि इस केस में एच के वाटर बॉल भी क्या हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो इसके शेयर्स क्या होंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे पब्लिक कंपनी के शेयर्स, मिनिमम मेंबर 7, डायरेक्टर्स 3 to 15 होंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी में भी वही सेम तरीके से यहाँ पे लिमिटेड बाय लायबिलिटी, गारंटी और अनलिमिटेड। ठीक है ना, यही तीनों आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इसका इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जानकारी पढ़ी, उसमें कितने तरीके की कंपनी होती है वो देखा, अब इनकॉर्पोरेशन का देखेंगे। तो प्रमोशन, द कह रहा थी द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, 4 स्टेजेस में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले तो प्रमोशन यानी कि प्रमोटर, यानी कि क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन दैट व्हेन द पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक बंदा जैसे कि 1% कंपनी के लिए, और ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि मिनिमम 2 या 7, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक के लिए बोल रहा है वो, स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया किस फॉर्म में, कंपनी की फॉर्म में। दिस पर्सन कॉल्ड एज अ प्रमोटर, जिन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी के फॉर्म में, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले कंपनी का नाम लिखवाया कि भाई हम इस नाम के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या बोला जाएगा, प्रमोटर बोला जाएगा। ठीक है ना। उन्होंने पहले स्टेज में ये काम किया। दूसरे स्टेज में क्या किया, भाई कंपनी जब रजिस्टर्ड हो गई, उसके एमओए और एओए बने। एओए तो हमने देखा था अभी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है एमओए। एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के बारे में जानकारी लिखी होती है। जैसे हमारी पार्टनरशिप डीड होती थी ना, उसके अंदर लिखा होता था कंपनी क्या बिजनेस करेगी, कौन कौन मेंबर्स होंगे, क्या उनका, तो इसके अंदर कंपनी के काम करने का यानी कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होगा कि कंपनी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी वगैरह वगैरह, कैसे काम करेगी वो इसके अंदर लिखा होगा। उसके अलावा इसके अंदर इसके मेंबर्स के नाम लिखे होंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, दूसरा इसमें मेंबर्स के नाम लिखे होंगे, और काफी सारी जानकारी लिखी होगी मेंबर्स के बारे में भी। ठीक है, और कंपनी के बारे में। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिक काम के बारे में लिखा होता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, और जैसे हमने अभी देखा था कि शेयर्स कितने होने चाहिए, अप्रूवल वगैरह सब उसमें आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम अभी। और उसके बाद क्या था, ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एमओए बनाया, और रजिस्टर्ड करते समय वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेंगे। उसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द कंपनी raises the capital by issuing the shares to the investor, मतलब कंपनी में कैपिटल कैसे आएगी, शेयर्स इशू करके। ठीक है, जो जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उन सबको क्या किया जाएगा, कंपनी में शेयर्स इशू किए जाएंगे, और उनसे क्या लिया जाएंगे, पैसे ले लिए जाएंगे कैपिटल के। इसके अंदर आता है प्रोस्पेक्टस। क्या कह रहा है, प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी ऑफरिंग इट्स शेयर्स और सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जिसमें आप क्या करोगे, कंपनी बताएगी कि हमें इतने पैसे चाहिए, और उस इतने पैसे के लिए हम कंपनी की इतनी हिस्सेदारी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो आप में से जिसको भी जितने जितने लेने हैं वो हमारे पास आके दे सकते हो पैसे, और उसके बदले में आप हिस्सेदारी ले सकते हो शेयर्स में। ठीक है, इट प्रोवाइड द डिटेल फाइनेंशियल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन टू हेल्प द इन्वेस्टर टू मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और इसके साथ साथ एक चीज और प्रोवाइड करते हैं कि भाई वो ये भी बताएंगे कि आपसे वो पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे का वो करेंगे क्या, वो इसमें दिखाएं, बताएंगे कि भाई ये पैसा लेके हम इस जगह इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, ये उसके इतनी रिटर्न हमारी एक्सपेक्टेड है वगैरह वगैरह, सारी चीजें उसमें बताई जाएगी। उसके बाद आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, दीज आर द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड बिफोर द कंपनी स्टार्टेड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं, ये जो प्रमोटर्स थे जिन्होंने कंपनी का नाम, तो इस कंपनी को नाम लिखवाने में, एमओए बनाने में, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, टिल द टाइम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने में जितना भी खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। दीज एक्सपेंसेस आर वन टाइम कॉस्ट रिलेटेड टू द कंपनी फॉर्मेशन और लीगल कंप्लायंसेस। ठीक है जी, और ये सब होने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब है आगे मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप। अब सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर हमारा पूरा ये चैप्टर बेस्ड है वो क्या है, शेयर कैपिटल क्या है और उसके टाइप क्या है।
ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल की हमें अकाउंटिंग देखनी है, सब कुछ देखना है, लेकिन उसके पहले हमें शेयर कैपिटल, अभी हमने देखा था सब्सक्रिप्शन में भी शेयर इशू हो रहे हैं, वो सब होता क्या है, शेयर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो कहते हैं शेयर कैपिटल रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ द कंपनी रेजेस बाय इशूइंग द शेयर्स टू द शेयर होल्डर। ठीक है, सपोज करो भाई मैं कहता हूं मेरी कैपिटल जो है, कंपनी की कैपिटल जो है 100 करोड़ की, जैसे मैंने अभी बताया था कि भाई जो मेरा एच के वाटर बॉल्स है, जो मेरा, हम कंपनी का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा लेके चलते हैं, एच के वाटर बॉल्स। एच के वाटर बॉल्स ये हमारी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, या लिमिटेड कैसे भी समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों में से। ठीक है, तो हमने कहा भाई हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल कितनी है, 100 करोड़ की। तो अब हमें इसके शेयर्स बनाने हैं, इसके हिस्से बनाने हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसके ना एक काम करता हूं, मैं इसके 10 करोड़ टुकड़े बना लेता हूं, इस 100 करोड़ कैपिटल के 10 करोड़ टुकड़े बना लेता हूं। मैंने 10 करोड़ टुकड़े बनाए और एक टुकड़े की वैल्यू मैंने कितनी रखी, ₹10। ठीक है, तो ये 100 करोड़ बन जाएंगे टोटल टोटल। यानी कि अगर मैं इस 100 करोड़ के 10 करोड़ टुकड़े बना लूं छोटे छोटे, तो मैं क्या कहूंगा, मेरी एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है, ₹10 वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो ₹10 होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू, और इसको बोलेंगे हम टुकड़ों को शेयर्स। ठीक है जी, तो 10 करोड़ जो हमारा है वो है शेयर, कि भाई 10 करोड़ टुकड़े बना लिए हमने, शेयर आया। ठीक है, और ₹10 हमारी क्या आई, फेस वैल्यू आई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, रेजिस्टर्ड शेयर इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी एंड फॉर्म्स द कंपनी इट्स फाइनेंशियल बेस। ठीक है, इससे अब इन 10 करोड़ रुपयों से, इन 10 करोड़ शेयर से या इन 100 करोड़ रुपयों से, जिनकी वैल्यू ₹10 पर शेयर के हिसाब से 10 करोड़ पे आ रही है, तो उनमें हिस्सेदारी लेने वाले बंदे क्या बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे। सपोज करो भाई 500 लोग आए, 500 लोगों ने जो क्या किया, इसको इसमें इन्वेस्टमेंट लगा दी, 10 करोड़ शेयर इन्होंने अपने हिस्से में बांट लिया, कि भाई कोई 1 करोड़ ले रहा है, कोई 2 करोड़ ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, 100 ले रहा है, तो वो सब लोग क्या हो गए, अपने अपने हिस्से के लिए इसमें क्या हो गए, मेंबर्स बन। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है भाई, डिफाइंड अंडर सेक्शन 284 द मेंबर द कंपनी एप्लीकेबल, उसके बाद कह रहा है एप्लीकेशन ओनली टू द कंपनी विद द शेयर होल्डर्स। तो यानी कि जो मेंबर्स है, ये जो 500 बंदे हैं, ये मेंबर्स जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी इसके अंदर, ठीक है, जब इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तब उनको क्या बोला जाएगा, शेयर होल्डर बोला जाएगा, कि उन्होंने 10 करोड़ शेयर्स के अंदर अपनी अपनी होल्डिंग लगाई है। किसी के पास 1 करोड़ है, किसी के पास 50 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, जितने भी हैं। ठीक है, शेयर होल्डर इन्वेस्ट इन द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी ऑफ ओनरशिप राइट। यही मैंने आपको बताया कि भाई शेयर होल्डर्स ने क्या किया, उस कंपनी में पैसे लगाए और उस कंपनी के राइट्स एक्वायर कर लिए, यानी कि उनकी इक्विटी, ठीक है ना, उनके शेयर एक्वायर कर लिए। तो अब शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है शेयर कैपिटल, उसमें क्या कह रहा है भाई, बेस्ड ऑन द कंपनी शेयर स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताएंगे। सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि मतलब स्ट्रक्चर में कैसे होगा। ऑथराइज होती है एक तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरी होती है इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप शेयर। 4 तरीके बताए उन्होंने स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कंपनी की कैपिटल को स्ट्रक्चर कैसे करना है। एक तो ऑथराइज है, दूसरा इशूड है, तीसरा सब्सक्राइब्ड और चौथा पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू। यानी कि हमने देखा था एमओए, हमें पता था ना, हमने एक एमओए बनाया था, याद है ना, पीछे हमने देखा था। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम ऑथराइज, तो यानी कि सारी अथॉरिटी कंपनी की इससे आती है। तो अगर मैंने सपोज करो इसके अंदर लिख दिया कि मैं 10 करोड़ ही इशू कर सकता हूं मैक्सिमम, तो मेरी मैक्सिमम कैप कितनी हो गई इशू करने की, 10 करोड़। यानी कि मैंने क्या बोला कि एमओए के अंदर मैंने लिख दिया कि मैं 10 करोड़ मैक्सिमम से मैक्सिमम इशू कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई, ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई। यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो क्या कह रहा है, कंपनी विद द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपए कैन नॉट इशू बियॉन्ड 10 करोड़ लिमिट टू इंक्रीजिंग। ठीक है ना, आगे क्या कहता है, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या है कि इस 10 करोड़ में से मैंने पब्लिक को कितने कितने के लिए बुलाया, मैंने बोला भाई मेरे पास 10 करोड़ की लिमिट है, लेकिन मेरे को भी 10 करोड़ पूरे इशू नहीं करने। मैं कहता हूं कि मेरे को सिर्फ 8 करोड़ शेयर इशू करके 80 करोड़ रुपए की जरूरत है। मैं अगर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूं कि भाई मेरी फेस वैल्यू ₹10 की है, जो मेरी फेस वैल्यू है वो ₹10 की है, और मैंने मेरे पास टोटल जो है 100 करोड़ की कैपिटल है, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे सिर्फ अभी 80 करोड़ की जरूरत है। तो 80 करोड़ रुपए की अगर मुझे जरूरत है, मैं सिर्फ 8 करोड़ इशू करूं, उसके अलावा मैं करूं ही नहीं। ठीक है ना, तो वो कह रहा था पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दैट द कंपनी हैज इशू टू द शेयर होल्डर। तो मैंने डिमांड कितने की निकाली लोगों से, कि भाई मैं 8 करोड़ देना चाह रहा हूं, आप में से जो जो 8 करोड़ में हिस्सेदारी लेना चाह रहे हैं वो बता दीजिए। तो इसने क्या बोला था, कंपनी इशूड शेयर वर्थ ऑफ 5 करोड़, यहाँ पे इसने 5 करोड़ का एग्जांपल दे दिया। आउट ऑफ द 10 करोड़ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल शुड बी 5 लाख रुपीज। तो 5 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। तो अब मेरे केस में कितनी हो गई, 80 करोड़ हो गई, और यहाँ पे एग्जांपल में 5 करोड़ की। अगर मैं इसको भी 5 करोड़ ले लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है ना, सब्सक्राइब क्या है, द पोर्शन ऑफ इशूड शेयर कैपिटल दैट द इन्वेस्टर एग्री टू बाय। अगर मैंने अब तो मैंने निकाले कितने, मैंने 8 करोड़ निकाले, है ना,
मैंने निकाले कितने, 8 करोड़ निकाले। अब सपोज करो 8 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम हिस्सेदारी लेने को तैयार हैं, ठीक है, कितने हैं, 4 करोड़ लोग ही आए। तो यानी कि वो लोग जिन्होंने इशूड शेयर कैपिटल में हिस्सेदारी ली वो कौन से बन जाएंगे आपके, सब्सक्राइब, यानी कि जिन लोगों ने हिस्सेदारी ले ली। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं क्या कह रहा है, आउट ऑफ 5 करोड़ इशूड शेयर कैपिटल इन्वेस्टर टू बाय 4 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब शेयर कैपिटल शुड बी 4, यानी कि जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली वो कौन बन जाएंगे आपके, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है ना। उसके बाद आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, the portion of subscribe share capital that the shareholder have paid, यानी कि अब सपोज करो उन्होंने पहली बार में तो कुछ पैसा देके जो है सब्सक्राइब कर लिया अपने शेयर, भाई उन्होंने एप्लीकेशन दी, कुछ पैसा दिया, कह दिया कि भाई हम सब्सक्राइब कर लेंगे शेयर को, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई बाद में उन्होंने जो है पूरा अमाउंट नहीं दिया, कुछ कुछ अमाउंट दिया, पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दैट द शेयर होल्डर्स हैव पेड, यानी कि सब्सक्राइब तो कर दिया लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल गए जिन्होंने पूरा पैसा दिया ही नहीं, कुछ ही लोग आए जिन्होंने पूरा पैसा दिया। तो क्या कह रहा है, द इन्वेस्टर पेड 3.5 करोड़ रुपए आउट ऑफ द 4 करोड़, यानी कि 4 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोगों 3.5 करोड़ का ही हमें पैसा मिला, 4 करोड़ का मिला ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3.5 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने देखा उसमें हमारा क्या था, सबसे पहला क्या था, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बराबर या कम क्या हो सकती है, इशूड शेयर कैपिटल हो सकती है, और उसके भी बराबर या कम क्या हो सकती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो सकती है, उसके भी बराबर या कम क्या हो सकती है, पेड अप शेयर कैपिटल हो सकती है ना। तो ये पहला स्टेज हो गया आपका कैपिटल का, ये दूसरा हो गया भाई मैक्सिमम इतनी हो सकती है, और दूसरी वाली जो है इसके बराबर हो सकती है या इससे कम रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ये 10 करोड़, ये 8 करोड़ मैंने बताया था, ये 4 करोड़ बताया था, और ये 3.5 करोड़ बताया था, है ना। समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं। अभी तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा था, अब है इसके टाइप कितने तरीके के होते हैं शेयर्स के। तो शेयर कैपिटल के दो तरीके होते हैं, एक तो इक्विटी और एक प्रेफरेंस, ठीक है ना। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो मीनिंग होता है रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। तो मैंने अभी आपको बात बताई कि भाई हम 10 करोड़ ले रहे हैं, अगर वो इक्विटी वाले 10 करोड़ होंगे, जो हिस्सेदारी होगी, जो शेयर्स होंगे 10 करोड़, अगर वो इक्विटी वाले होंगे तो यानी कि वो क्या हो गए, ओनरशिप वाले होंगे, क्योंकि इक्विटी वालों को क्या मिलती है, ओनरशिप मिलती है, ठीक है ना। जैसा कि शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स, रिसीविंग डिविडेंड और बियरिंग द बिजनेस रिस्क। भाई वो क्योंकि मेन ओनर है तो उनको डिसीजन मेकिंग का भी पूरा अधिकार होगा, उनके पास डिविडेंड भी जाएगा, ठीक है ना। अगर बिजनेस में डिविडेंड होगा तो जाएगा, नहीं तो लॉस जाएगा। उसके अलावा बिजनेस में जितना भी रिस्क होगा वो भी किसका होगा, इक्विटी वालों का। और प्रेफरेंस वाले कौन से होते हैं, द शेयर होल्डर गेट प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर इन डिविडेंड पेमेंट और रीपेमेंट ड्यूरिंग लिक्विडेशन। अब ये क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके नाम से ही समझो प्रेफरेंस, यानी कि शेयर कैपिटल तो है लेकिन ये प्रेफरेंस वाले हैं, यानी कि इनको इक्विटी से पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, किस किस चीज में, डिविडेंड में और रीपेमेंट के टाइम पे, कि अगर इन केस कंपनी बंद होती है तो इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा दिया जाएगा। यूजुअली दे हैव नो वोटिंग राइट बट दे हैव फिक्स्ड डिविडेंड पे आउट। अब इनके पास, क्योंकि ये इनको एक तरीके से एक बेनिफिट तो पहले ही मिल रहा है कि इनको रीपेमेंट में प्रेफरेंस मिल रही है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप इनको वोटिंग राइट मत दो फिर, ठीक है, क्योंकि इनको एक तो प्रेफरेंस दे रहे हैं हम, ऊपर से डिविडेंड भी इनका फिक्स कर दे रहे हैं कि भाई आपको इतना ही डिविडेंड मिलेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इनका एक फिक्स डिविडेंड रेट होता है, ठीक है। तो एक तो उनका डिविडेंड फिक्स कर रहे हैं हम, फिर तो और ऊपर से हमको प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं फिर उनको वोटिंग राइट देने की जरूरत नहीं है। तो दो तरीके के हमने कौन से देखे, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस देखे, ठीक है ना। अब फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अब कुछ कुछ अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है शेयर कैपिटल में। वो अलग तरीके की क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले इक्विटी के लिए कुछ क्लासिफिकेशन बताई है उन्होंने। एक तो है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, फिर है स्वेट इक्विटी शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर्स, ठीक है ना। ये चार तरीके की उन्होंने क्लासिफिकेशन बताई है। तो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला है ऑर्डिनरी, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विद नो गारंटी डिविडेंड, यानी कि जो हम नॉर्मल शेयर कैपिटल की बात करते हैं। एक तो वो हो गई कि भाई हमने जो है नॉर्मल इशू कर दिया, आपको डिविडेंड कोई फिक्स नहीं, अगर प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा और उसमें कोई गारंटी नहीं होती डिविडेंड वगैरह की। दूसरा आता है आपके पास स्वेट इक्विटी शेयर, इट इज गिवन टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज रिवॉर्ड टू देयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये किस किस को दिया जाता है, एम्प्लॉयज को दिया जाता है, डायरेक्टर को दिया जाता है, उनके काम के रिवॉर्ड के नाम पे, भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उनको सर्टिफिकेट शेयर दे दिए जाते हैं, ठीक है। बोनस शेयर, बोनस शेयर क्या होता है, इट इज अ फ्री शेयर इशूड फ्रॉम द कंपनीज प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अब बोनस शेयर क्या होते हैं, भाई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, सपोज करो कंपनी ने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया कि अब उनको जो है उनको जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह ना दूसरा तरीका अपनाते हैं कि उस शेयर के बदले, उन पैसों के बदले उनको क्या करते हैं, नए शेयर इशू कर देते हैं। यानी कि कंपनी फ्री में शेयर बांट रही है लेकिन उस फ्री के शेयर, वो प्रॉफिट पैसे लेने की जगह अपने प्रॉफिट को क्या कर लेगी, कैपिटलाइज कर लेगी, है ना, ठीक है। तो वो क्या है आपके फ्री के शेयर, यानी कि जैसे अगर सपोज करो भाई मेरी 10 करोड़ के शेयर थे मेरे पास, इन 10 करोड़ के शेयर पे मैंने बिजनेस करके मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए, 100 करोड़ का मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया।
तो मैंने क्या किया, मैंने 100 करोड़ के प्रॉफिट को डिविडेंड देने की जगह मैंने क्या कर दिया कि मैंने इन 10 करोड़ शेयर होल्डर्स को और 10 रुपए के हिसाब से 10 करोड़ शेयर मुफ्त में दे दिए, ठीक है ना। यानी कि अगर सपोज करो कोई एक बंदा था जिसके पास 1 करोड़ शेयर थे, तो उसको 1 करोड़ शेयर और फ्री के मिल जाएंगे, तो उसके पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 2 करोड़ हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि मुफ्त के शेयर बांट देना, बोनस शेयर क्या है, मुफ्त के शेयर बांट देना। समझ में आया बात। आगे है राइट शेयर्स, दीज शेयर्स ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ डिस्काउंटेड। अब ये क्या होते हैं, राइट शेयर्स। अब सपोज करो एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि भाई मेरे पास जो है 10 करोड़ अभी इनिशियल शेयर थे, कितने थे, 10 करोड़ शेयर थे। लेकिन अब मुझे क्या है, मैंने क्या किया, अच्छा मैंने एक काम करते हैं, ऐसे लेते हैं कि हमने 10 करोड़ शेयर टोटल थे ना हमारे पास, और हमने मंगवाए कितने थे, 8 करोड़ मंगवाए थे, है ना। मंगवाए कितने थे, 8 करोड़ मंगवाए थे। अभी हमारे पास 2 करोड़ की लिमिट थी कि हमें 2 करोड़ और मंगवा सकते हैं, तो मैंने 2 करोड़ और मंगवा लिया। लेकिन अब ये 2 करोड़ मंगवाने से पहले, क्योंकि मेरे पास 8 करोड़ पहले से ही थे, तो मैं और बंदों को पूछने से पहले इनको पूछूंगा कि मैं 2 करोड़ और इशू करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, तो क्या आप लेना पसंद करोगे। ठीक है, तो वो लोग कहेंगे हाँ ठीक है हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 2 करोड़ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए। लेकिन ये 2 करोड़ शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम पैसों में दिए जाएंगे, पूरे पैसों में नहीं दिए जाएंगे, कम पैसों में दिए जाएंगे। तो इसलिए उसने क्या बोला कि डिस्काउंट रेट पे, सपोज करो भाई इनकी आज की जो वैल्यू थी वो 15 रुपए थी, तो वो 15 रुपए ना दे के 12 रुपए में इशू कर दिए, तो ये डिस्काउंट पे इशू कर दिए, ठीक है ना। तो यानी कि पुराने शेयर होल्डर्स को ही वो पैसे, वो शेयर इशू कर देना, उसको क्या कहा जाता है, राइट शेयर्स। कि भाई क्योंकि पहला राइट उनका उन पुराने बंदों का है उस शेयर्स पे, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, राइट शेयर बोला जाता है। अभी के मतलब ये चारों में आप इतना ज्यादा एंगेज मत होना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी इसकी डिटेलिंग बहुत आगे, लेकिन आपके कोर्स में इतना नहीं है, तो मैंने इसको ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना। आगे बात आती है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे हमने इक्विटी के लिए बात करी, तो हमारे पास प्रेफरेंस के लिए भी कुछ टाइप है। सबसे पहला आता है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। उसमें उसके बाद आता है नॉन क्यूमुलेटिव, फिर आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आपको प्रेफरेंस है, पहले तो आपको ये पता है कि भाई हमने अभी देखा कि आपको प्रेफरेंस होती है रीपेमेंट के टाइम पे, ठीक है ना। तो एक तो क्या कह रहा है भाई, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अनपेड डिविडेंड क्यूमुलेटेड एंड पेड आर लेटर। मतलब क्यूमुलेट करना, कहने का मतलब है कि आपके प्रेफरेंस शेयर में जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, सपोज करो किसी एक साल में अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला, है ना, तो क्या होगा, वो अगले साल इकट्ठा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरे 1 करोड़ रुपए के डिविडेंड थे, जिन पे मुझको हर साल 10 लाख रुपए का, क्या 1 करोड़ के मेरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, जिन पे मुझे हर साल 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिलना था, लेकिन ईयर 1 के अंदर मुझे वो 10 लाख रुपए मिले ही नहीं, तो ईयर 2 के अंदर क्या हो जाएगा, 10 लाख तो अभी के और 10 लाख पुराने, ऐसे करके वो 20 लाख रुपए हो जाएंगे। तो जब भी अगला प्रॉफिट आएगा उस टाइम पे मुझे वो मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है हमारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव वाले क्या होंगे, इसी एग्जांपल में लेता है कि पहले साल में नहीं मिले तो दूसरे साल में फिर क्या होगा, मिलेंगे ही नहीं, फिर दूसरे साल में पुराने वाले नहीं मिलेंगे, सिर्फ नए वाले मिलेंगे, ठीक है। एक तो इस तरीके के होता है। उसके बाद होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या, कैन बी रीपर्चेज बाय द कंपनी आफ्टर द पीरियड। भाई रीपर्चेज यानी कि जो कंपनी ने रिडीमेबल शेयर्स पब्लिक को दिए थे, उन्होंने कहा कि हम आपसे वो वापस ले रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं भाई, उन्होंने कह दिया कि भाई क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा, उनको जरूरत नहीं थी पब्लिक को वो शेयर देने की, उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले। तो यानी कि सपोज करो अगर मैं इसी की बात करूं, तो इसमें उन्होंने 1 करोड़ रुपए के इशू करे थे। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई आप हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो और हमें ये वापस दे दो शेयर, ठीक है। ये हो गए आपके रिडीमेबल। और इरिडीमेबल क्या, जिसको कंपनी परचेज ही नहीं कर सकती वापस से कंटिन्यूइंग बिजनेस में, लेकिन वो पे कब होंगे, जब बिजनेस खत्म हो जाएगा जब ही पे होंगे, इससे पहले वो हो नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल वो जिनका नेचर हम इक्विटी से, प्रेफरेंस से हटा के इक्विटी वाला बना सकते हैं, यानी कि इनको वोटिंग राइट भी दे देंगे, फिर उनका डिविडेंड जो फिक्स हमने किया था वो फिक्स डिविडेंड हटा देंगे। और नॉन कन्वर्टेबल वाले में उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हम इक्विटी, वो नॉर्मल चलते रहेंगे, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। वही चीज आती है भाई, इसमें वोटिंग राइट है, इसमें नहीं है। इसमें वेरिएबल डिविडेंड होता है इक्विटी में, प्रेफरेंस में फिक्स डिविडेंड होता है। प्रायोरिटी इसमें नहीं मिलती, सब इक्विटी वालों को सबसे लास्ट में सब कुछ दिया जाता है, और प्रेफरेंस वालों को जो है इक्विटी से पहले प्रायोरिटी मिलती है। इसमें हायर रिस्क होता है क्योंकि आपके पास पैसा बचे ना बचे इक्विटी वालों के लिए, और प्रेफरेंस वालों के लिए लोअर होता है। उसके बाद आता है इसमें कन्वर्टेबिलिटी, क्योंकि ये तो लास्ट शेयर है, तो इसमें कन्वर्टेबिलिटी का ऑप्शन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इक्विटी वालों को प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप प्रेफरेंस वालों को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो देखा ऑथराइज शेयर कैपिटल, जो हमने अभी कैपिटल के टाइप देखे ना, ये हमने जो कैपिटल के टाइप देखे थे ये वाले, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन टाइप हो गया, इक्विटी प्रेफरेंस, ठीक है ना। उसमें जो हमने ये पढ़ा था, अब जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि भाई ये शेयर कैपिटल हमारी दिखती कहाँ है। तो हम एक
बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट लेकर आया भाई, एक छोटा सा डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। उसमें कहता है भाई एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसका एक 31 मार्च को हमने बैलेंस शीट बनाई, जिसके अंदर हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी एक हेड होगा, इक्विटी एक लायबिलिटी हेड होगा, उसके अंदर हम लिखेंगे शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर लिखेंगे हम शेयर कैपिटल। तो वहां पे हमारा यहाँ नोट नंबर, और आप ये बात ध्यान में रखना कि भाई आपकी जो बैलेंस शीट है, कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा कंपैरेटिव बेसिस पे बनेगी, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर के अमाउंट भी साथ साथ लिखे जाएंगे, उसके बाद करंट ईयर का अमाउंट भी साथ साथ लिखे जाएंगे। तो ये क्या होती है, कंपनीज की हमेशा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनती है कि आपको पिछले साल को करंट ईयर से कंपेयर करके बताना है, ठीक है ना। तो उसमें आपका पॉइंट ए के अंदर क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है। अब शेयर कैपिटल क्या हमने नोट डाला, नोट में जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट आएगा, जो इसकी कैलकुलेशन होगी वो इसके नोट्स में आएगी। तो ये इसका क्या है, नोट का पार्ट है, जिसमें हमने लिखा भाई हमने मैक्सिमम कैपिटल हम कितनी इशू कर सकते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए दोनों के लिए होगा वो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी टोटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है उसमें से इशू हम कितनी लोगों से मंगवा कितनी रहे, प्रेफरेंस और इक्विटी, ये हो गया आपका टोटल इशूड शेयर कैपिटल। फिर उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब कितनी कितनी करी, तो ये हो जाएगा टोटल आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर सब्सक्राइब करने के बाद कुछ ऐसे शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आधे पैसे दिए, है ना, या कुछ पैसे दिए। जैसे हमने देखा था कि हमने 4 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया था, लेकिन उसमें से कुछ 3.5 करोड़ ही हमारे पास आया था इन टोटल। तो हो सकता था भाई इसमें से 3 करोड़ लोगों ने तो पूरे पैसे दे दिए, और बाकी के 50 लाख लोगों ने 50 लाख दिए ही नहीं, है ना। तो ये इन टोटल क्या हो गया, यहाँ पे आप लिखोगे 3 करोड़, यहाँ लिखोगे 0.5 करोड़, तो ये लिखोगे 3.5 करोड़। समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्या आया, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल आ गया 3 करोड़ आ गया, और ये 0.5 करोड़ आ गया, है ना, और ये 3.5 हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, ये सिर्फ किसका फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर, भाई कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। अब पूरे फॉर्मेट की बात करते हैं एक बार हम, जिसमें हम पूरी बैलेंस शीट जो जो चीजें आपको लिखनी है सारी उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था भाई आपका पास एक कंपनी का फॉर्मेट है, भाई XYZ लिमिटेड कंपनी है, 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रही है, ये आपका क्या है, लाइबिलिटी साइड होती है, और एक होती है आपकी, अच्छा हमने पुराने फॉर्मेट में कैसे देखा था, हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते थे, यहाँ पे हमारे पास एसेट होता था और यहाँ पे लाइबिलिटीज होती थी, ठीक है ना। ये क्या था, ओल्ड फॉर्मेट था, ये पार्टनरशिप के लिए था। कंपनीज में क्या बोलता है, कंपनीज में बोलता है आप इस तरीके से मत बनाओ, ठीक है। आपको करना क्या है, आप क्या करो भाई, इसको टी फॉर्मेट में बना लो, इसको ऐसे रखो और लाइबिलिटीज को पहले दिखाओ, उसके बाद आप एसेट्स दिखाओ, ठीक है ना। लाइबिलिटीज को पहले दिखाओ, लाइबिलिटीज का टोटल कर दो, उसके एसेट दिखा के एसेट का टोटल कर दो, और यहाँ पे आपका क्या कर दो, कंपैरेटिव बना दो, ठीक है ना। तो उसी बेसिस पे हमने क्या बनाया भाई, यहाँ पे नोट नंबर डाल दिए, यहाँ पे करंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लायबिलिटी के सारे पोर्शन देखेंगे। तो देखो लायबिलिटी के अंदर क्या पोर्शन होते हैं, हमने पुराने जो फॉर्मेट में था उसमें हम लायबिलिटी में क्या क्या लिखते थे, एक तो कैपिटल पोर्शन लिखते थे, एक हम लिखते थे नॉन करंट लायबिलिटी, और एक करंट लायबिलिटी। ये क्या थे हमारे, ये मेन हेड्स थे सारे। तो ये मेन हेड्स यहाँ पे भी है, देखो एक तो आपका कैपिटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी, कैपिटल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं उसकी जगह पे इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे तो टोटल लायबिलिटी वाले पार्ट को हमने क्या बोला, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें पहला पार्ट जो हमारा जो कैपिटल था, कैपिटल की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर फंड यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है हमारे पास करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर तो सब पार्ट बनेंगे, सब पार्ट क्या बनेंगे, शेयर होल्डर फंड जो था उसके अंदर एक तो शेयर कैपिटल, जिसके अंदर आपके ये वाला जो नोट है ये कहां से निकल के आया, ये वाला आप देखोगे ये यहां से निकल के आया भाई, इसका जो हमने कैलकुलेशन बनाई थी वो यहां बनाई थी, ये वाली कैलकुलेशन बनाई सारी हमने। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा टोटल वाला, कौन सा वाला, पेड अप शेयर कैपिटल। आप ये समझो कि आपने ऑथराइज टोटल यहां बना दिया, ठीक है ना, ऑथराइज आपने टोटल यहां बना दिया, लेकिन इसको आपको किसी को टोटल नहीं करना, ये आपने ऑथराइज का टोटल बनाया, ये आपने इशूड का टोटल बनाया, ये सब्सक्राइब का टोटल बनाया, लेकिन इन सबको यहाँ पे ग्रैंड टोटल कभी नहीं करना। वो तो कह रहा है, वो तो आपने बता दिया कि भाई इतना इतना हमारा टोटल बन रहा था इसका, लेकिन जो आपको लास्ट में पैसा मिला, जैसे यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए मिला, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल में कितने लिखोगे, 3.5 लिखोगे, ठीक है ना। तो वो बात है, ये एग्जाम्पल के लिए था, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट हमारा पेड अप में आएगा वो यहाँ पे आएगा, समझ में आती है बात। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, अभी तक तो हमने कैपिटल लिखा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, आपके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी आपके रिजर्व्स बनाए होंगे, जैसे जनरल रिजर्व हो गया या कोई स्पेसिफिक कैपिटल रिजर्व हो गया, और जितने भी तरीके के रिजर्व होंगे वो सब यहाँ पे। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आएंगी, और ये कुछ लॉ से रिलेटेड लायबिलिटीज होती है जो फ्यूचर में आपकी पे करनी होती है, वो यहाँ पे आती है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अच्छा ये फॉर्मेट ना रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है, कुछ कुछ चीजें तो मतलब मेन चीजें तो ये आएंगी, उसके अलावा कुछ और चीजें हो सकती हैं वो भी आएंगी। अब जैसा कि आप सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट और आ सकता था, डी पॉइंट में हम लिख सकते थे यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज,
भाई कुछ ऐसी और लाइबिलिटीज हो सकती हैं जो फ्यूचर में 12 महीने के बाद हमारे पास आ सकती हैं, जो हमें पता है, तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज, जिसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, देखो यहाँ पे भी आया ना अदर करंट, ऐसी अदर नॉन करंट भी हो सकती है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो जब आप इन सब का टोटल करोगे तो बैलेंस शीट की आपकी एक साइड पूरी हो जाएगी, ये वाली, है ना, ये वाली साइड पूरी हो गई, और यहाँ पे हमारा ऊपर वाला हिस्सा पूरा हो गया। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी है एसेट्स। तो एसेट्स में हमारे पास क्या आएंगे, एसेट्स में हमारे पास मेन दो ऐड होते हैं, करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, नॉन करंट में क्या आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहां से आया, आपने देखा होगा कि भाई इस फॉर्मेट में हमारे पास जो ये फॉर्मेट हुआ करता था, ये वाला, इसके अंदर हम लिखते थे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सब लिखा करते थे ना हम लोग। तो जब ये सब लिखा करते थे, तो अब हमें करना क्या है, तो ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें सब चीजें कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा भाई प्लांट एंड मशीनरी, इसके अंदर लिखोगे, ये सब टोटल करके लिखा जाएगा। जो इसका जैसे हमने शेयर कैपिटल के लिए ऑथराइज वाला नोट बनाया था, ऐसे इन सब के लिए भी नोट नंबर बनते थे, यहाँ पे नोट नंबर लिखे हैं ना सबके अलग अलग, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब इसके अंदर कंबाइन हो जाएंगे। उसके अलावा कोई अगर कोई काम ऐसा है जो बीच में रुका हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हमारी बीच में रुकी हो, सपोज करो ड्यूरिंग द ईयर खत्म ना हुई हो कंस्ट्रक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो अगर आपको कहीं बैलेंस शीट में अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखने को मिले, तो आपको चौंकना नहीं है, वो भी आपका फिक्स एसेट ही है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि ऐसा काम जो आपका फिक्स एसेट की रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो ईयर एंड पे आप उसको कैसे दिखाओगे, ईयर एंड पे आपको दिखाओगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। उसके अलावा इंटेंजिबल एसेट, इसमें क्या क्या आएंगे आपके भाई, इसमें आपके जो है पेटेंट आ सकते हैं, कॉपीराइट्स आ सकते हैं, ट्रेडमार्क्स आ सकते हैं, ये सब चीजें आएंगे, इधर आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो 12 महीने से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई कंपनी ने लोन एंड एडवांसेस दिए हो वो आ जाएंगे। उसके बाद कोई अदर करंट एसेट्स, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जैसे हमने लाइबिलिटीज का लिखा, अदर नॉन करंट एसेट्स भी लिख सकते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स अगर कुछ हो जो आपके पास आते हो, वो भी आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, एडिशनल के लिए। उसके बाद करंट में क्या आएगा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, एक तो आपका कैश इन हैंड आएगा, है ना, और एक कैश एट बैंक आएगा, कैश एट बैंक आएगा, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आएंगे इसके अंदर। उसके अलावा आता है आपके पास लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, ठीक है। ये आपकी होगी बैलेंस शीट पूरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा, पहले हमने देखा शेयर कैपिटल का सिंगल फॉर्मेट, उसके बाद हमने पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर कैश एट पार और एट प्रीमियम। अब आती है हमारी मेन चीज जो इस पूरे चैप्टर में हमारे को करनी है, भाई शेयर कैपिटल जो इशू करते हो उसकी अकाउंटिंग करनी सीखनी है हमें, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है शेयर कैपिटल हमने कैश में इशू करी, भाई हम पैसे तो लेंगे ना, हम हिस्सेदारी दे रहे हैं तो पैसे तो लेंगे, कुछ रिवॉर्ड लेंगे, तो कहता है कैश ले रहे हो पहले रिवॉर्ड में, एट पार और एट प्रीमियम, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एट पार और एट प्रीमियम देखेंगे। तो एट पार और एट प्रीमियम का क्या मतलब है वो देखेंगे पहले। व्हेन कंपनी इशू शेयर फॉर कैश इट कैन इशू देम एट पार, यानी कि फेस वैल्यू, यानी कि क्या बात कर रहा है वो, ₹10 की बात कर रहा है। अगर मैं कहता हूं कि भाई कोई मैं अगर एचके वाटर बॉल्स वाला एग्जांपल लूं, एचके वाटर बॉल्स, ठीक है ना, तो एचके वाटर बॉल में मैंने क्या बोला था, भाई मेरे 10 करोड़ क्या है, शेयर्स हैं, और एक की फेस वैल्यू कितनी है, ₹10 है, ठीक है। तो यानी कि वो पार किसको बोल रहा है, एट पार किसको बोल रहा है, वो फेस वैल्यू, यानी कि मैं इशू कितने पे कर रहा हूँ, ₹10 पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर मैं कर सकता हूँ एट प्रीमियम, यानी कि अबव द फेस वैल्यू, यानी कि मैं ₹10 पे ना इशू करके, अगर मैं इशू ₹10 पे करता हूं तो मेरा ले वो क्या है, एट पार है, पार है। और अगर मैं इशू करता हूं ₹10 से ज्यादा, सपोज करो भाई मैंने ₹12 ले लिए इशू करने के लिए, तो ये क्या हो गया, एट प्रीमियम हो गया, समझ में आया। यानी कि फेस वैल्यू से ऊपर मैं इशू कर रहा हूं तो वो प्रीमियम हो गया, और फेस वैल्यू पे मैं इशू कर रहा हूं तो वो एट पार हो गया। आगे बढ़े हम, इतनी बात समझ में आ गई जी। तो क्या कह रहा है, बिलो द जनरल एंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोथ द केसेस। अब मैं पहले फॉर कैश एट पार, यानी कि अगर मैं जितने पे, जितनी मेरी फेस वैल्यू है मैं उतने पे इशू करने की बात करता हूं, तो कहता है एट पार मींस द इशू प्राइस ऑफ द शेयर इक्वल टू द फेस वैल्यू, यही हमने बात करी फॉर द शेयर्स। एग्जांपल लेते हैं भाई, कहता है कंपनी इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 एट पार, ठीक है ना, और उसकी फेस वैल्यू भी उतनी बताई है। तो उसने क्या बोला, भाई जब कंपनी इशू करेगी तो कैसे करेगी, तो कंपनी इशू कर रही है तो उसके पास क्या आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, है ना, तो हम क्या लेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे, और जब वो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, भाई शेयर के लिए लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, तो यहाँ पे क्या आया, शेयर एप्लीकेशन आया, है ना। तो ये आपकी क्या है, एक जनरल एंट्री के टाइप बन गया कि भाई आपने क्या बताया कि भाई हमने पैसे इशू करे, उसके बदले में आपने शेयर कैपिटल ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपके पास, उसने नरेशन के लिखी, भाई मनी रिसीव फॉर 10,000 शेयर एट ₹10 ईच,
व्हेन शेयर वर अलॉटेड, अब ये क्या हो गया, ये तो रिसीविंग के टाइम पे आ गया भाई, लोगों ने एप्लीकेशन डाली तो उन्होंने क्या किया भाई, कंपनी ने इसको शेयर इशू कर दिया, उसके बदले में पैसे ले लिए, तो कंपनी के पास पैसे आए तो कंपनी ने अपनी बुक्स में क्या किया, बैंक डेबिट कर दिया, और उसके बदले में लायबिलिटीज में हमारे पास क्या आ गई, शेयर कैपिटल। अब उस शेयर कैपिटल को इशू करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई, इनको ना शेयर एप्लीकेशन लिख दिया। जब शेयर एप्लीकेशन से हम शेयर इशू करेंगे तब एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन को खत्म कर देंगे डेबिट करके, और उसकी जगह शेयर कैपिटल ले आएंगे। तो वही 1 लाख रुपए हमने लिए थे और 1 लाख के बदले में 1 लाख की हमने क्या दे दी, कैपिटल दे दी। ठीक है ना जी, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका एट पार के लिए, भाई जितने में आपने इशू करे उतने पैसे आपने रख लिए। ठीक है, अब बात आती है प्रीमियम की, हायर देन द फेस वैल्यू। उसने क्या बोला, प्रीमियम मीन द शेयर इशूड एट प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, यानी कि 10 की जगह ज्यादा रुपए में कर दिया इशू। ठीक है, अब इस केस में हमें क्या कहता है, तो जो हायर अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे। तो कंपनी इशू 10,000 शेयर जिसकी प्राइस 10 रुपए एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, यानी कि 10 रुपए तो है ही, प्लस 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि एट अ प्रीमियम 5 बोला, यानी कि प्रीमियम 5 बोला है, टोटल कितने हो गए, 15 रुपए हो गए। ठीक है ना, तो जब हम अब बैंक से कितने रिसीव होंगे हमें, भाई हमारे पास है तो 10,000 शेयर ही, और 15 रुपए रिसीव होंगे, तो 1.5 लाख रुपए रिसीव हो गए। ठीक है ना, बैंक से तो हमने कितने रिसीव कर लिए, 1.5 लाख रिसीव कर लिया, और 1.5 लाख रुपए के लिए हमने एप्लीकेशन भी ले ली कि भाई 1.5 लाख आया और 1.5 लाख की हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन इस 1.5 लाख की जब एप्लीकेशन को हम इशू करेंगे तो एप्लीकेशन तो हम 1.5 लाख से कैंसिल कर देंगे, है ना, एप्लीकेशन कितने से कैंसिल कर रहे हैं, 1.5 लाख से, लेकिन एक्चुअल में जो शेयर की वैल्यू है वो तो 10 रुपए ही है ना, तो शेयर कैपिटल में हमारे पास कितने पैसे जाएंगे, 10,000 इंटू फेस वैल्यू की अमाउंट, यानी कि 1 लाख रुपए जाएंगे। ठीक है ना, ये 1 लाख रुपए, तो भाई बचे हुए 50,000 कहां जाएंगे, तो बचे 50,000 के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक नया अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कैपिटल का पार्ट नहीं होता, ये हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हमने प्रीमियम के नाम का लिया होता है ना, क्योंकि ये होता क्यों है, इसके बारे में हमने क्लास में डिटेलिंग करी हुई है, तो मैं आपको रिविजन में यहाँ पे अभी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना, तो अब ये क्या है, शेयर उसमें क्या किया भाई उन्होंने यहाँ पे 50,000 रुपये पूरा डाल दिया। आगे बात करते हैं, अब क्या था भाई, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हो आप, है ना, तो सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, बोनस शेयर देने में। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स होते हैं या रिजर्व होता है, उसमें से क्या करती है कंपनी, बोनस शेयर इशू कर सकती है, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैंने आपको भी बताया था कि भाई कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हैं, उससे किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर। ठीक है, शेयर्स के डिस्काउंट, शेयर्स और डिवेंचर्स के डिस्काउंट के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपको जो है राइट शेयर दिए जा रहे हैं, राइट शेयर्स है ना, तो राइट शेयर्स मैंने आपको क्या बताया था, फेस वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, मार्केट वैल्यू या नॉर्मल वैल्यू से कम पे दिए जाते हैं, तो जितना भी कम पे दिया जाएगा वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को आप इशू कर सकते हो। ठीक है ना, डिवेंचर्स का केस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स, वही मैं डिवेंचर का केस बाद में बताऊंगा। रिडम्पशन के टाइम पे मैंने बताया कि रिडम्पशन के टाइम पे हमने प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन देखी थी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप रिडीम करो तो आपको उनको नॉर्मल पैसे से एक्स्ट्रा पैसा दो। सपोज करो भाई मैं कहता हूं मेरे 1 करोड़ के जो डिवेंचर थे उनको मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, 1.1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, तो जो वैल्यू तो उनकी 1 करोड़ थी, मैं उनको दे कितने रहा हूँ, 1 करोड़ 10 लाख, तो ये जो एक्स्ट्रा 10 लाख है वो उसको हम किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बाय बैक ऑफ शेयर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इक्विटी प्रेफरेंस परचेज करते हैं, ऐसे हम इक्विटी भी परचेज कर सकते हैं वापस से मार्केट से, तो जब इक्विटी परचेज करते हैं तब उसको हम बाय बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। प्रेफरेंस वाले को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं, इक्विटी वाले को परचेज करने के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, बाय बैक बोलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया, हमने देखा पार और प्रीमियम पे हमने कैसे करना है। जब हम पार और प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास आता है कि भाई वो पार और प्रीमियम हम मतलब जो पैसा मंगा रहे हैं वो हम एक साथ मंगाए कि हम टुकड़ों में मंगाए, तो वो क्या आता है कि अकाउंटिंग फॉर शेयर इशूड एट लमसम और एट इंस्टॉलमेंट पेमेंट। लमसम में क्या हो रहा है कि सारी की सारी पेमेंट आप एक साथ मंगा लो, इंस्टॉलमेंट में स्टेजेस बन जाते हैं, जैसे हमने वहां पे एप्लीकेशन लिखा देखा था, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसको एप्लीकेशन का नाम दिया होता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट का नाम दिया होता है, तीसरी को फर्स्ट कॉल और चौथी को फाइनल कॉल। इसके अलावा भी कुछ होती है तो वो फिर सेकंड को फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, जो लास्ट कॉल होती है उसको फाइनल कॉल बोल देते हैं हम, है ना। भाई जितनी कॉल्स में मंगा जाते हैं फिर वो अलॉटमेंट के बाद वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी होगी उतने हिसाब से चल जाएगा, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 1 या 2 आती है मैक्सिमम, सेकंड, और उसके बाद तीसरी में सीधा फाइनल कॉल आ जाता है। तो ये या तो 4 स्टेज होते हैं या 5 स्टेज होते हैं पैसे मंगाने के, इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा वाला नहीं है
ठीक है ना। तो क्या था, इशू एट लमसम पेमेंट। भाई लमसम पेमेंट क्या हम देखते हैं, लमसम मींस द कंपनी रिसीव फुल पेमेंट व्हेन शेयर वर अप्लाइड फॉर। जब भी कोई बंदा एप्लीकेशन डालेगा कि भाई मैं हिस्सा लेने के लिए तैयार हूं, जैसे हमने पीछे अभी एग्जांपल देखा था, वही सेम एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ पर रखा हुआ है। वही हमने 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से लिए, एट पार पे लिए, एप्लीकेशन फॉर 10 एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन। भाई सारे के सारे पैसे कब मिल गए, 10 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गए। तो वही हमने क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें क्या लिखेंगे हम, 1,00,000 रुपए लिख लेंगे भाई, 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से। अच्छा एक बात है, यहाँ पे मैंने अलॉटमेंट भी साथ में लिखा है, क्यों लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जब भी हम लम सम में पेमेंट मंगाते हैं ना, तो हम उसके लिए खाली एप्लीकेशन नहीं डालते, क्योंकि हमें कह रहे हैं कि भाई जब हमें पैसे मिलेंगे जब ही हम अलॉट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों नाम लिख दिया, भाई एप्लीकेशन के लिए आया था और अलॉटमेंट के लिए आया था। फिर वही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हमने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसी के लिए हमें क्या कहा कि भाई आपके पूरे पैसे कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या है जी, भाई आपको कुछ कुछ स्टेजेस में पैसा मिलेगा। कैसे, एप्लीकेशन पे मिल रहा है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, 4 स्टेज पे पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। ये पैसा कब मिलेगा, एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा। अलॉटमेंट का पैसा जब हम शेयर को अलॉट कर देंगे जब मिलेगा। उसके बाद एडिशनल अमाउंट जब जब कंपनी को डिमांड करेगी, जब जब मंगाती रहेगी, एडिशनल अमाउंट जब जब करना होगा कंपनी को डिमांड। एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर से, वही 10,000 शेयर का लिया, 10 रुपए की फेस वैल्यू लिया, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में हम कह रहे हैं 3 रुपए तो हमें एप्लीकेशन के टाइम पे दे दो, 4 रुपए हम जब आपको अलॉट करेंगे जब दे देना, और जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी होगी 2 रुपए जब दे देना, और 1 रुपए फाइनल कॉल के टाइम पे दे देना, ठीक है ना। ये सारी कॉल आप सपोज करो उन्होंने मंगवा ली है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो, क्योंकि एप्लीकेशन आपको लगानी है ना, तो एप्लीकेशन लगानी है तो आपको पहले पैसे सबमिट करने पड़ेंगे एडवांस में। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने क्या किया, एडवांस में 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए की हमारी कॉल थी, तो हमने वो 30,000 रुपए क्या कर दिए, कंपनी को दे दी, और कंपनी ने अपनी बुक्स में एंटर कर लिया। तो बुक्स में एंटर करते हुए कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीविंग के टाइम में 30,000 रुपीज ले लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। उस शेयर एप्लीकेशन से उन्होंने क्या किया, तो उनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करके अलॉटमेंट प्रोसीजर चालू किया। अलॉटमेंट प्रोसीजर चालू करते समय उन्होंने रिवर्स कर दिया एंट्री, वही एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में डाल दिया, ठीक है ना, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में डाल दिया, ये कैपिटल में डाल दिया एप्लीकेशन के पैसे को। फिर क्या किया, फिर उन्होंने कहा कि भाई अब एप्लीकेशन तो हो गई आपकी, अब हमें और पैसा दो अलॉटमेंट के लिए। तो जब अलॉटमेंट के लिए पैसा आया तो हमने क्या किया, पहले तो हम एंट्री ड्यू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए उल्टा लिखा हुआ है, तो पहले जो आपकी होती है ये वाली एंट्री पास होती है, ठीक है। तो पहले आपकी एंट्री कौन सी पास होती है कि शेयर अलॉट कर रहे हैं आप, कंपनी क्या किया, आपने एप्लीकेशन तो दे दी, आपके अलॉटमेंट के पैसे भी हम ड्यू कर रहे हैं, आप अलॉटमेंट के पैसे दो। तो पहले कौन सी एंट्री होती है, पहले ड्यू की एंट्री होती है। तो हमने क्या बोला, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, हमने सीधा बोल दिया कि हमने अलॉट कर दिया आपको शेयर। तो उसमें कैसे आएगा हमारे पास, कंपनी ने ये पैसे ड्यू कर लिए 10,000 इंटू 4, तो ये 40,000 हो गए। अब इसकी जो रिसीविंग होगी वो इसकी रिसीविंग यहाँ होगी, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, भाई हमने आपको, कंपनी कहेगी हमने अलॉट कर दिया, आप हमें पैसा तो दे दो 40,000 रुपए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी ले लो, 40,000 रुपए आपको दे दिए, और उसको शेयर अलॉटमेंट के साथ कैंसिल कर दिया। आप देखो ये यहाँ पे क्रेडिट में है और ये यहाँ पे डेबिट में है, फिर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा कंपनी ने, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप फर्स्ट कॉल दे दो और फाइनल कॉल भी दे दो, ठीक है। तो वही फर्स्ट कॉल के लिए पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर पेमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। पहले यहाँ पे ड्यू की एंट्री होगी, फिर पेमेंट की एंट्री होगी। भाई फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी, फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू करेंगे, 10,000 इंटू 2 रुपए से, तो 20,000 रुपए आ गया, और इसकी रिसीविंग डाल देंगे। और ऐसे ही फाइनल कॉल 1 रुपए से हम ड्यू करेंगे, ये हमने ड्यू करी, और इसकी हमने यहाँ पे रिसीविंग डाल दी कि भाई फाइनल कॉल ये आया और फाइनल कॉल ये यहाँ पे हमने डाला, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो फाइनल इंपैक्ट क्या आएगा कि भाई हमने एप्लीकेशन पे 3 रुपए लिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए लिए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लिए और फाइनल कॉल पे 1 रुपए लिया, तो टोटल हमने 10 रुपए पूरे ले लिए। तो जब हम इंपैक्ट दिखाएंगे, तो अगर मैं आपको फॉर्मेट की बात करूं, तो हमने यहाँ पे पीछे फॉर्मेट देखा था, ये वाला फॉर्मेट। तो मैंने क्या बोला कि भाई ये यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि भाई मैंने 10,000 शेयर इशू करे थे फुल्ली पेड अप वाले, और उन पे मुझे सारे पैसे मिल गए, रुपए 10 पूरे मिल गए। तो यानी कि मैं कितने बोलूंगा कि मेरे को 1,00,000 रुपए पूरे मिल गए। तो जब मैं फॉर्मेट की बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं टोटल में क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं टोटल में कितने लिखूंगा, 10,00,000 रुपीज लिखूंगा, 1,00,000 सॉरी, 1,00,000, हाँ 10,000 था ना, तो मैं यहाँ कितने लिखूंगा, 1,00,000 लिखूंगा, ठीक है ना। तो जब मैं ये 1,00,000 लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे भी क्या दिखाऊंगा, उस नोट का रेफरेंस देके, सपोज करो वो नोट नंबर 1 था, तो मैं उसका रेफरेंस देके यहाँ के दिखाऊंगा 1,00,000 रुपए मेरे आ गए हैं, ठीक है जी, बात समझ में आती है। तो मैं इसका आपको वापस से 3.4 करके लिख के दे देता हूँ, तो आपका काम बन जाएगा, ये 3.5 करोड़, ठीक है जी, समझ में आती है बात। आगे बढ़ते हैं, बायबैक वाला पोर्शन हमने देख लिया था, कैपिटल पोर्शन देख लिया था, ये भी देख लिया था, और ये भी देख लिया था। अब हम यहाँ पे थे, अब क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बता दो लमसम में और इंस्टॉलमेंट में। छोटा सा आपके लिए रिवीजन पॉइंट रखा है मैंने, पर इसमें वन टाइम पेमेंट, इसमें मल्टीपल पेमेंट्स होती है।
ये बहुत सिंपल है क्योंकि एक बार में रिसीव होगी और एक बार में अलॉटमेंट होगी। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आपको हर बार ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कितने पैसे मंगवाने और कितने आप मंगवा चुके। ये हम प्राइवेट प्लेसमेंट और स्मॉल इशू शेयर इशू के टाइम पे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कुछ ही बंदे होते हैं तो वहां पे ही आसान रहता है। यहाँ ये जब करते हो जब आपके पास बहुत लार्ज आईपीओ होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिस्क, क्या लोअर एज द फुल पेमेंट रिसीव इन अपफ्रंट। कंपनी को रिस्क कम होता है क्योंकि लमसम में क्या होता है, सारी पेमेंट एक साथ मंगा लेते हो। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है भाई, कोई बंदा बाद में क्या कर सकता है, डिफॉल्ट कर सकता है, तो इसलिए वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है जी। अब आता है अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखते हैं जी ये क्या होता है। व्हेन कंपनी इशू शेयर्स इट में रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर। भाई जब कंपनी इशू करती है तो मैंने आपको बताया कि भाई 10 करोड़ की जगह हमने 8 करोड़ मंगाए तो 8 करोड़ में से भी कम ही आए, है ना। तो वो क्या किया, स्टेजेस बन गए ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सपोज करो भाई आपने जितने बोले थे उतने आपको पूरे रिसीव होगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 10 करोड़, तीनों के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक तो आगे आपका ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस इसके लिए, ठीक है। पुलिस सबसे भाई मैंने इशू कितने का निकाला था, सपोज करो 10 लाख का निकाला था, तो मेरे को रिसीविंग भी कितनी की 10 करोड़ ले लेते हैं, हमारा जो एग्जांपल चला था उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी रिसीविंग भी कितनी हुई भाई, एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 10 करोड़ के लिए हुई। तो ये क्या है आपका फुल नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं मैंने 10 करोड़ की निकाली थी और मेरी रिसीविंग ही 5 करोड़ हुई सिर्फ, तो ये मेरा क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। और उसके अलावा तीसरा मेरा केस क्या है, मैंने 10 करोड़ की निकाली थी इशू, लेकिन मेरे को एप्लीकेशन 15 करोड़ की रिसीव हो गई, तो ये क्या मेरा ओवर सब्सक्राइब कर दिया। यानी कि लोगों को मेरा कंपनी में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए उन्होंने ओवर सब्सक्राइब कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या आता है, सबसे पहले क्या कहते हैं, ये तो आपका नॉर्मल सिनेरियो ही है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे जैसे पैसा है वैसे वैसे रिकॉर्ड करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा जी, when number of shares applied is less than the number of share issued। यही है भाई, इशू मेरे इतने थे और अप्लाइड इतने थे। एग्जांपल के लिए 10,000 शेयर थे 10 रुपए के, बट रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर 8,000। 10,000 की हमने बोली थी एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन आई कितनी, 8,000 की आई। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे एक रूल आता है, मैं आपको यहीं पे साथ साथ एक रूल बता देता हूं। यहाँ पे एक रूल क्या आता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट इज 90% ऑफ द इशूड कैपिटल इज मेड द कंपनी में ऑल्सो अलॉट द शेयर्स टू द एप्लीकेंट। अब ये रूल किसने दिया, ये रूल आपका आया सेबी गाइडलाइंस की वजह से। जो आपकी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर आपको पता हो तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या बोला कि क्योंकि आपका जो इशू है, पब्लिक कंपनी का जो इशू है, वो गवर्न कौन करता है, सेबी गवर्न करता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि जब आप पब्लिक इशू निकालते हो, अगर वो 90% आता है आपका, कम से कम 90% आना चाहिए, अगर वो 90% आता है तभी आप अपने उन उस अपने जो आईपीओ है, यानी कि जो आपका इशू है, उसको आप क्या करोगे, एप्लीकेबल रखोगे और आगे आप उसकी एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी एप्लीकेशन आए होंगे आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि आपकी सभी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 90% होना चाहिए। अच्छा, इसी एग्जांपल में सपोज करो कि अब ये 90% सपोज करो ये है, ये 9,000 आया, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे ना। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 9,000 इंटू 10, तो ये हम 90,000 लिखेंगे, है ना। हम 90,000 लिखेंगे यहाँ पे सब जगह। और एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के साथ मैंने फिर इसको क्या कर दिया, इशू कर दिया, इसको भी मैं 90,000 से इशू कर देता हूँ, मैंने अलॉट कर दिया उनको शेयर्स, ठीक है। तो मेरा फाइनल इंपैक्ट भी क्या आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा जो है एप्लीकेशन 80,000 ही आई है, ठीक है, तब तब क्या होगा, मैंने क्या बोला, सिर्फ 80,000 आई है एप्लीकेशन, मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई मेरी 80,000 ही एप्लीकेशन आई है। तो जो मेरी 80,000 एप्लीकेशन आई है उस केस में क्या होगा, भाई मैं दिखाऊंगा कि भाई मेरे को इतने की एप्लीकेशन मिली और इसको इशू अलॉटमेंट प्रोसेस में भी डालूंगा। लेकिन सेबी का रूल आगे आ जाएगा, तो सेबी कहेगी कि आपको कंपनी डज नॉट रिसीव द 90% सब्सक्रिप्शन मस्ट ऑल मनी मस्ट बी रिफंडेड। तो सेबी का रूल आगे आ जाएगा, तो सेबी कहेगी आपने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं करना था, रिकॉर्ड नहीं करना था, तो जो आपने रिकॉर्डिंग डाली है उसको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो क्या, जो आपका एप्लीकेशन का पैसा था उसको आप वापस दे दो, जो अपनी एप्लीकेशन की जो एंट्री डाली थी उसको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसे वापस चले जाएंगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर आप 90% से नीचे जाते हो तो आपको फिर वहां पे रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप अंडर सब्सक्रिप्शन में आप मिनिमम 90% के ऊपर रहो तो आप नॉर्मली उसको एंट्री कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 90,000 की एंट्री बताई थी, उसको नॉर्मल तरीके से चलाएंगे, ठीक है। अब आता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, सबसे टफ केस यहाँ पे इसी को माना जाता है, जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं हम इसको। Oversubscription occur when the number of shares applied is more than the number of shares issued। ठीक है जी। कब आता है, जब आपने अप्लाई ज्यादा कर दिया और इशू कम थे, यानी कि कंपनी ने 10,000 अप्लाई किए थे और उनकी एप्लीकेशन कितने की आई, 15,000 की आई। तो यानी कि 5,000 का क्या है, एक्स्ट्रा शेयर्स की डिमांड आई है, लेकिन हमारे पास है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि हमने इशूड ही कितने करे थे,
10,000 करे थे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन को हैंडल करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके क्या है, एक तो है कि आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आई है, यानी कि जो 5,000 रुपए आए हैं एक्स्ट्रा के, 5,000 शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको क्या कर दो, वापस कर दो। वापस कैसे कर दो जी, शेयर एप्लीकेशन 5,000 की जो एक्स्ट्रा आई थी उसको आप बैंक से वापस कर दो, 5,000 शेयर इंटू 10 रुपए, है ना। वही एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारा 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर था, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो 10 रुपए वापस कर दो, तो जैसे जैसे पैसे आए थे वैसे वैसे उनको वापस कर दिए। दूसरा तरीका क्या कहता है कि भाई प्रोराटा अलॉटमेंट करो, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, तो दूसरा तरीका क्या आता है, पार्शियल अलॉटमेंट, यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट। कहता है कि भाई कंपनी पार्शियली अलॉट द शेयर टू सम ऑफ द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग देम कंप्लीटली। यानी कि सपोज करो कि भाई जो 10,000 की एप्लीकेशन हमने लगाई थी, उसमें जो एप्लीकेशन आई है 15,000 की रिसीव हुई है, हमने इशूड कितने लगाए थे 10,000, और 15,000 की रिसीव हुई है। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ये 15,000 की ना 15 लोगों ने करी थी, यानी कि हर बंदे ने 1,000 पे इशू अप्लाई किए थे, 1,000 शेयर अप्लाई किए थे सपोज करो। ठीक है, तो पहले मेथड के हिसाब से उन्होंने कोई भी 5 बंदे उठा लिए और उनको कह दिया कि आप अपने पूरे पैसे वापस ले लो। लेकिन ये कह रहा है कि उनको पूरा रिजेक्ट करने के बजाय उनको कुछ तो दे दो। वो क्या कह रहा है, उनको पूरा रिजेक्ट मत करो, उनको कुछ कुछ शेयर दे दो, यानी कि अगर उन्होंने 1,000 मांगे थे तो उनको प्रोपोर्शनेटली कम शेयर दे दो आप। तो वो वही चीज की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जैसे कह रहा है कि कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर बट ओनली 10,000 शेयर वर अवेलेबल। तो यानी कि पर शेयर, यानी कि जिसने अब इसके हमने एवरेज निकाल ली कि भाई जिन्होंने 3 शेयर मांगे थे उनको सिर्फ 2 ही शेयर अलॉट करो। तो ऐसे अगर आप करोगे तो पूरे 15 शेयर होल्डर्स को पूरे पूरे मतलब कुछ कुछ शेयर मिल जाएंगे, सबको पूरे पूरे ना मिलके सबको थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, है ना। तो उन्होंने ये वाला मेथड निकाला। तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल लिया कि उसमें से सपोज करो एक बंदा था जिसने 300 के लिए अप्लाई किया था, उसको मिलेंगे कितने, उस हिसाब से 200 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे भाई, वो कहते हैं कि भाई 10,000 की हमारे पास थे ही, लेकिन एप्लीकेशन 15,000 की आई, और एक बंदा था एप्लीकेशन कितने की आई, 15,000 की आई, और एक बंदा था जिसने 300 मांगे थे, तो उसको मिलेंगे कितने, है ना। तो इससे हमने निकाला, ये आ गया 2, ये आ गया 3, और ये आ गया 100। ये 300, ये आपका 100 आ जाएगा, है ना। तो और इससे कितने आ जाएंगे, 200 शेयर आ जाएंगे। तो ये 200 शेयर ऐसे आए हैं, समझ में आई बात। ठीक है, तो यानी यहाँ मैंने बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन क्या लगाई, शेयर इशूड, ठीक है ना, शेयर इशूड वाले, फिर नीचे अप्लाइड वाले, ठीक है, इनटू में क्या आएगा, अप्लाइड बाय मेंबर, बाय एप्लीकेंट, अप्लाइड बाय एप्लीकेंट, बाय एप्लीकेंट, क्या आया, अप्लाइड बाय एप्लीकेंट। तो ये वाली इक्वेशन लगाई जिसकी वजह से मुझे वो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 200 मिल गए। उन्होंने डायरेक्टली लिख के दे दिया, मैंने आपको वो 200 निकला भी कैसे वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो एंड द एक्स्ट्रा मनी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर पेमेंट। अब हमने उनको अलॉट तो कम ही किए, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे पूरा पैसा दिया होगा। जैसे अगर इसकी बात करो, हमने इसको 200 ही अलॉट किए, इसने एप्लीकेशन के टाइम पे तो हमें पूरा ही पैसा दे दिया होगा 300 का। तो हम क्या करेंगे कि जो उसका एक्स्ट्रा पैसा आया होगा 100 शेयर का, उसको हम क्या करेंगे आगे के लिए एडजस्ट कर लेंगे कि अगर फ्यूचर में हमें कुछ पैसे मंगवाने होंगे तो वहां पे हम उसके पैसे कम मंगवाएंगे, क्योंकि उसका एडवांस में पैसा हमारे पास रखा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जनरल एंट्री बनेगी, वो क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो यानी कि एक्स्ट्रा, यानी कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको हम कहां एडजस्ट करके बता रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करके बता रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे मैं अगर मैं इसकी बात करूं, इस इक्वेशन की, भाई मेरे को 300 के हिसाब से लेना था, कि अगर मैं बात करूं कि भाई सबका ले लेते हैं कि भाई हमने एप्लीकेशन कितने की आई हमारे पास, 15,000 शेयर्स की आई एप्लीकेशन, है ना। उस पे 10 रुपए हमें रिसीव होने थे, तो 1.5 लाख रिसीव होने थे। लेकिन कैपिटल में तो हम 10,000 शेयर पे 10,000 शेयर पे 10 ही डाल सकते थे, क्योंकि 5,000 तो हमारी एक्सिस थी। तो 1 लाख रुपए यहाँ आ गए, और उसके बाद जो एक्सिस था उसको हमने एडजस्टमेंट के लिए आगे रोक लिया, तो 50,000 रुपए हमने एडजस्टमेंट के लिए आगे रोक लिए। ठीक है ना, आगे बात करते हैं हम। अब देखते हैं, कहता है अकाउंटिंग फॉर कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। अब जैसे की बात करो, देखो ये दोनों चीजें यहाँ आ गई। मैंने आपको बताया था पीछे कि ये पार्टली पटा कि भाई हमें डर है कि पूरा पैसा ना दे, हमें डर है कि मेंबर जो है वो पूरा पैसा ना दे। तो वो पूरा पैसा ना देने का क्या मतलब है, कॉल इन अरियर, कि आपने मंगवाया था लेकिन वो दे नहीं पाया किसी कारणवश। या फिर कॉल इन एडवांस, या तो हमने मंगवाया था उससे 3 रुपए, उसने दे दिए 5 रुपए, कहता है भाई आप मेरे से अगली कॉल भी अभी ले लो, आप जब भी मंगवाओ, हो सकता है उस टाइम पे मेरे पास ना हो। तो ऐसे सपोज करो वो कहता है कि मेरे पास नहीं हुआ, हो सकता है जब आप मंगाओ तो मैं अभी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो आप अगली कॉल भी मेरे से अभी ले लो। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, कुछ कुछ पैसा उसने एडवांस दे दिया। तो अब इसके बारे में समझेंगे धीरे धीरे दोनों के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारे पास कॉल इन अरियर। इसमें क्या कह रहा है, दिस occurs when the shareholder fails to pay the amount due on shares when the company makes a call है इनिशियल रिक्वेस्ट, यानी कि जब कंपनी ने मंगवाया, जब आपने वो पैसे दिए नहीं, तो वो क्या हो गया, आपका कॉल इन अरियर हो गया। तो कॉल इन अरियर शोज अस डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल एट द बैलेंस शीट।
जो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, जहां पे हमने देखा था कि वही सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नॉट फुल्ली पेड। अगर हम आपको दोबारा दिखाना चाहूं तो मैं दोबारा दिखाते जाऊं आप एक बार। ये देखो जी, यहाँ पे आप देखोगे पार्टली पेड आपको लिखा दिखेगा, यहाँ पे ये रहा पार्टली पेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब वो शो करेंगे कि भाई पार्टली पेड अब कितना आया हमारे पास। देखते हैं जी हम आगे। हाँ, कॉल इन अरियर देख रहे थे हम, यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई आपकी बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल में दिखेगा जो हमारा था। उसके बाद क्या कह रहा है, द कंपनी में चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है, लेकिन खुशी की बात आपके लिए है कि इंटरेस्ट वाला पोर्शन आपके कोर्स में नहीं है। तो आपको सिर्फ नॉर्मल एंट्री करनी है, इंटरेस्ट वाले पे आपको ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आता है शेयर होल्डर डज नॉट पे द कंपनी द, अगर शेयर होल्डर जो है वो पैसे नहीं देगा तो कंपनी क्या कर लेगी, शेयर को फोरफीट कर लेगी। फोरफीट करने का मतलब मैं आपको बेसिक बता देता हूं, जब्त करना होता है। क्या होता है, सीज करना बेसिकली, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो सीज करना होता है कि भाई शेयर को क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होती है भाई, जनरल एंट्री देखो कॉल इन अरियर के लिए, अगर शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल आएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर कॉल, मतलब जिस भी कॉल का पैसा उसने नहीं दिया उस कॉल का नाम यहाँ पे आ जाएगा नीचे। सपोज करो अगर फर्स्ट कॉल नहीं देता तो हम क्या लिखेंगे, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है ना। अगर फर्स्ट कॉल नहीं आता तो फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट नहीं आता तो अलॉटमेंट, वो आ जाएंगे दोनों, ठीक है। और अगर जब वो रिसीव हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, फिर हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर, ठीक है ना। शेयर कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो हमने ड्यू करके दिखा दिया, लेकिन जब वो रिसीविंग आएगी तब हम उसको बैंक से कैंसिल कर देंगे कॉल इन अरियर अकाउंट को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉल इन एडवांस क्या है, अगर व्हेन द शेयर होल्डर पे कॉल अमाउंट बिफोर इट्स ड्यू, यानी कि उनने पैसा एडवांस में दे दिया। सपोज करो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया, ठीक है। तो क्या किया उसने, अगली कॉल का पैसा एडवांस में ही दे दिया, जिससे कि उसको क्या, उसके अकाउंटिंग कॉल इन एडवांस इज रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी, ठीक है। क्योंकि अब उसको लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने जब मांगा नहीं था पैसा, उसने पहले ही दे दिया, तो हम हमें उसको बिना मांगे बाद में क्या देने पड़ेंगे, शेयर देने पड़ेंगे। तो हमारे लिए क्या होगी, वो लायबिलिटी होगी कि हमें उसको कुछ देना पड़ेगा फ्यूचर में। इसलिए इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी। और एक ही साइड के अंदर दिखेगा, करंट लायबिलिटी हेड के अंदर दिखेगा, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। जब तक दिखेगा जब तक उसका पैसा ड्यू नहीं हो जाता, वो एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है ना। इसका इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट लगता है भाई। अगर आप कंपनी जो है कॉल इन अरियर के टाइम पे पर्सन से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो जब एडवांस वो आपको दे देगा तो आपको उसको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपके लिए एक हैप्पी बात ये है कि भाई आपको जो है ये वाला पोर्शन भी नहीं करना, आपके पास इंटरेस्ट और एडवांस का भी नहीं है, सिर्फ नाम था तो मैंने आपके लिए दोनों यहाँ पे पॉइंट डाल दिए थे। तब इसमें क्या होगा, एडवांस के लिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, जितना पैसा आया उसको एडवांस में डाल देंगे। और जब वो ड्यू होगा तो उस ड्यू के टाइम पे हम क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस टू शेयर कैपिटल, की उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कॉल इन एरर को तो आप डिडक्ट करके दिखाते हो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से, मैंने अभी बताया। और कॉल इन एडवांस को आप कहां दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में एडजस्ट करके दिखाओगे, ठीक है ना। और शेयर फॉर फीचर की भी बात हम देखेंगे। अब आता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अभी तो हमने क्या दिखा कि भाई हम जब शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम डेबिट क्या करते थे, कैश अकाउंट की और बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आप शेयर तो इशू कर रहे हो लेकिन उसके बदले में कैश नहीं ले रहे, कैश के बदले में आप या तो कुछ एसेट ले रहे हो, या सपोज करो आप कोई चलता फिरता बिजनेस ही एक्वायर कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का और जो है उसका एग्जांपल दिया था एचके वाटर बॉल्स का। अगर सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एचके वाटर बॉल्स को ही खरीद ले, पूरा ही खरीद ले, तब वो क्या, उस केस में क्या होगा, वो वाला पार्ट देखेंगे। तो जब हम एसेट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो वेंडर की पेमेंट ड्यू करेंगे, एसेट हमने परचेज किया टू वेंडर, ये तो नॉर्मल एंट्री है जैसे आप करते आ रहे हो, 11th में भी आपने करी होगी, ठीक है ना। और ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उस वेंडर को हम क्या कर देंगे, शेयर इशू कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे सीधा, इसके बाद सीधा यहाँ पे देखो बीच वाला पोर्शन भी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, उसको हमने ड्यू किया, ड्यू के बदले पैसे के बदले हमने क्या दे दिया, उसको शेयर कैपिटल दे दिया, ठीक है ना। ये कैसे दिया, एट पार, यानी कि जितने की फेस वैल्यू थी फेस वैल्यू के बराबर पे दे दिया, ठीक है। दूसरा पोर्शन क्या है जी, दूसरा पोर्शन क्या है, जब आप बिजनेस एक्वायर करते हो, बिजनेस अगर एक्वायर करते हो तो उसमें आप एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग अलग दिखाते हो। तो ये इंडिविजुअली आप सारे एसेट्स दिखाओगे, मैंने सबको कंबाइन करके यहाँ पे एंट्री बताई है, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स दिखाओगे, लायबिलिटीज भी आप इंडिविजुअली दिखाओगे, ठीक है। और वेंडर की पेमेंट ड्यू करोगे। आप क्या करोगे कि आपने एसेट परचेज किया, डेबिट टू आपने लायबिलिटीज भी उसकी ले ली, क्योंकि पूरा बिजनेस ले रहे हो तो एसेट के साथ लायबिलिटी भी लोगे, ठीक है। और आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो एक नेटवर्क निकल के आती है, जो आपने अगर ध्यान हो तो गुडविल के टाइम पे भी हम निकालते थे कैपिटलाइजेशन मेथड में। तो यहाँ पे एक नेटवर्क निकल के आती है, तो कुछ वेंडर को हम पेमेंट भी देंगे भाई, उसके एसेट ले रहे हैं, लायबिलिटी भी ले रहे हैं, तो एसेट का पोर्शन और लायबिलिटीज का पोर्शन को माइनस करके हम कुछ एक अमाउंट भी उसको वेंडर को दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करो भाई ये हमने लिया
10 करोड़ की एसेट्स ली, 3 करोड़ की लायबिलिटीज ली, और उसके अलावा हमने वेंडर को हमने 10 करोड़ रुपए दे दिए कैश, ठीक है ना। तो अब देखोगे एंट्री आपकी बैलेंस नहीं हो रही। एंट्री क्यों नहीं बैलेंस हो रही? क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने दिया 3 करोड़ का, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि आपने गुडविल दे दी, उसके नाम रुतबे के पैसे दे दिए, है ना, टू लायबिलिटीज। तो ये 3 करोड़ की आपने क्या दे दी? गुडविल दे दी, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस भी देखते हैं। भाई मैंने बोला कि मैं एसिड्स है, एसिड्स लिए, एसिड्स मैंने डेबिट कर दिए, एसिड्स मैंने वही 10 करोड़ के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ली यहाँ पे टू लायबिलिटीज, वही लायबिलिटीज मैंने 3 करोड़ की ली, ठीक है। वेंडर टू वेंडर पेमेंट, वेंडर पेमेंट, तो वेंडर को पेमेंट सपोज करो मैंने करी 2 करोड़ की, या सपोज करो हाँ 2 करोड़ की करी हमने, तो ठीक है 2 करोड़ की करी। तो इस केस में भी आपकी एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, क्योंकि आपका 5 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये 5 करोड़ का क्या हो गया कि आपने महंगा बिजनेस सस्ते में खरीद लिया। उस बिजनेस की वैल्यू कितनी थी? 7 करोड़ की थी, लेकिन उसको आपने खरीद कितने में लिया? 2 करोड़ में खरीद लिया। तो यहाँ पे आपके लिए क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को दूसरे तरीके से हम क्या बोलते हैं परचेजिंग के लिए? कैपिटल रिजर्व, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसीलिए जो है आपकी यहाँ पे ये एंट्री दी हुई है, जिसमें या तो ये आएगा अमाउंट या ये आएगा, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, दोनों नहीं आता है कि एक ही टाइम पे। तो एसेट्स टू लायबिलिटीज टू वेंडर, और दोनों का डिफरेंस जो भी होगा, अगर डेबिट साइड कम हुई तो डेबिट साइड में गुडविल आ जाएगा, और अगर लायबिलिटी साइड कम हुई तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। ड्यू की एंट्री के बाद इस वेंडर को फिर हम क्या इशू कर देंगे? शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। तो दोनों ही केस में सेकंड एंट्री तो सेम रहेगी, लेकिन फर्स्ट एंट्री दोनों की अलग अलग है। अच्छा ये तो पार की बात हो गई। अगर आप प्रीमियम पे इशू करोगे तो क्या करोगे जी? ये तो पार की बात हो गई। अगर लेकिन सपोज करो कि पार की जगह आप प्रीमियम पे इशू कर देते हो, आप कहते हो कि भाई बेशक हमारे शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, लेकिन हम आपको 10 की जगह 15 रुपए के हिसाब से देंगे। तो जो एक्स्ट्रा 5 रुपए होंगे वो आपके कहाँ चले जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे जी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो 5 रुपए आपके कहाँ चले जाएंगे? एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे चलाएंगे, और जो भी नंबर ऑफ आएंगे उसके हम बात करेंगे। उसके अलावा शेयर्स और कहां कहां इश्यू करते हैं? एक तो आपने एसेट परचेज में देखा, दूसरा बिजनेस परचेज में देखा, तीसरा प्रमोटर्स को। प्रमोटर्स मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया कि जो लोग बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करते हैं वो कौन होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं। वो लोग कुछ खर्चा भी करते थे, मैंने आपको बताया था प्रीमियम एक्सपेंसेस। तो उन लोगों को उनका पैसा देंगे जब, तो पहले उनकी एंट्री ड्यू करेंगे, और उसको पैसे की जगह हम क्या दे सकते हैं? आप शेयर कैपिटल ले लो हमसे, ठीक है। या फिर अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो आपका इशू निकालने में मदद करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हम इशू निकाल रहे हैं, तो जो जो लोग उस इशू को निकालने में मदद करते हैं, तो वो इशू निकालने के लिए मदद करेंगे, तो कुछ फीस भी चार्ज करेंगे। तो उनको लिए क्या बोलते हैं? अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर्स। ये हमने क्या करी? उनकी ड्यू की एंट्री पास करी, और उन अंडरराइटर्स को, ये आपका एक्सपेंस का नेचर हो गया और ये आपका वेंडर नेचर हो गया, है ना। तो उन अंडरराइटर्स को फिर आप पैसे के बदले क्या दे दो? शेयर दे दो। तो यहाँ पे भी आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। अब प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर, यानी कि प्रोसीजर एंड अकाउंटिंग फॉर फॉरफीचर। भाई प्रोसीजर क्या है फॉरफीचर का, और अकाउंटिंग क्या है, और उनका फिर रीइश्यू, दोनों चीजें हम साथ साथ देखेंगे। देखो क्या कहता है। फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। भाई जो हमने शेयर होल्डर को शेयर दिए थे वो हमने कैंसिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे शेयर भी समझ में आता है, अलॉटमेंट भी समझ में आता है, शेयर होल्डर क्या होता है वो भी समझ में आता है ना। तो शेयर आर कैंसल्ड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मतलब कॉल इन अरियर हो गया आपका। क्या हो गया? कॉल इन अरियर हो गया, है ना। कॉल अमाउंट एंड दैट टू इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ टू फॉरफीट। और फॉरफीट भी कब करेंगे? कि जब हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि जो हमने अपने डॉक्यूमेंट बनाए थे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उस टाइम पे जब हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देंगे कि अगर हमें कोई पैसे नहीं देगा तो उसकी शेयर हम फॉरफीट कर लेंगे, तो उस बेसिस पे आप फॉरफीट कर सकते हो, ठीक है ना। when shares are forfeited only call up amount of the share capital is transferred to the forfeiture share account। अब ये क्या मतलब हुआ? एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने देखा था हमारे पास एप्लीकेशन मनी थी। एक शीट ले लेते हैं हम यहाँ पे। देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। हमारे पास सपोज करो एच के वाटर बॉल्स था, है ना। एच के वाटर बॉल्स था, उसके हमने बोले थे 10 करोड़ शेयर से, ठीक है ना। हमने 8 करोड़ का इशू निकाला था। इशू कितने का निकाला था हमने? 8 करोड़ का निकाला था। फेस वैल्यू हमने क्या रखी थी? ₹10 की रखी थी फेस वैल्यू, है ना। तो मैंने बोला था कि मैं एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल, 4 इससे ले लेता हूं मैं अभी, ठीक है ना। 3 4 2 1 ऐसे ही ले लेता हूं। तो मैंने एप्लीकेशन के पैसे मंगाए थे, एप्लीकेशन के पैसे पूरे रिसीव हो गए,
अलॉटमेंट के मंगाए थे, अलॉटमेंट के पूरे रिसीव हो गए, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई फॉरफीचर के टाइम का जो अमाउंट होगा उसको फॉरफीचर शेयर अकाउंट में डाल देंगे। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने ये 2 पैसे मंगाए थे, 3 रुपए जब मंगाए 3 रुपए पूरे दे दिए, 4 रुपए पूरे मंगाए 4 रुपए पूरे दे दिए। लेकिन अब हुआ क्या कि सपोज करो 2 रुपए भी मंगाए थे, 2 रुपए भी पूरे, अब उसमें क्या हुआ, जो नेक्स्ट मेरी कॉल थी, अब इस 10 करोड़, इस जो 8 करोड़ थे इसमें से 1 करोड़ शेयर होल्डर ऐसे निकले जिन्होंने वो 2 रुपए नहीं दिए लास्ट थर्ड कॉल के मेरे को, ठीक है, मंगाने के टाइम पे। तब मैं क्या करूंगा कि मैं इनके शेयर जो है वो फॉरफीट कर लूंगा इन 2 करोड़ लोगों के। तो वो क्या कह रहा है, वो ये बात कह रहा है कि जो आपने कॉल मंगाई थी, क्या कह रहा है, when shares forfeited only called up amount is transferred to the share capital account, शेयर कैपिटल का वो कॉल्ड अप अमाउंट किसमें ट्रांसफर कर दो, शेयर फॉरफीचर में। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इन 2 करोड़ यानी कि वो 8 में से 6 करोड़ लोगों ने तो पूरे पैसे दे दिए जितने मैंने मंगाए थे भाई, 3 रुपए भी मिल गए, 4 रुपए भी मिल गए और 2 रुपए भी मिल गए, तीनों कॉल मिल गए। लेकिन ये 2 करोड़ वालों ने पहली 2 तो दे दी, तीसरी नहीं दी। तो इन 2 करोड़ वाले ने इन टोटल हमको कितना पैसा दे दिया, एक तो 3 रुपए दे दिए और एक 4 रुपए दे दिए, टोटल कितने दे दिए, 7 रुपए दे दिए। तो 7 नहीं, यानी कि इन्होंने हमें 14 करोड़ रुपए टोटल दे दिए। तो जो इन्होंने पैसे दे दिए वो हम क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे पैसे, क्योंकि उन्होंने अगली कॉल नहीं दी हमें। यही मतलब हुआ भाई, है ना, सीज। और वो कह रहा है कि जो आपने पैसे सीज करे यानी कि जो आपने फोरफीट कर लिए पैसे, जो आपने फॉरफीट कर लिए यहाँ पे पैसे, इसको सीज की जगह मैं आपको फॉरफीट ही लिख देता हूँ। जो आपने पैसे फॉरफीट कर लिए उसको आप क्या कर दो, उस पैसे को आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दो, ठीक है, किस में डाल दो आप, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ताकि आपको पता रहे कि आपने अलग से कितने पैसे जो है वो फॉरफीट करे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास एंट्री क्या क्या है, देखो शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आ जाएगा। कॉल्ड अप अमाउंट कितना है भाई, अगर मैं अपने इस एग्जांपल की बात करूं तो मेरा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है भाई, 2 करोड़ रुपए। एक तो मैंने 3 मंगाए थे, एक 4 मंगाए थे और एक 2 रुपए मंगाए थे, टोटल 9 रुपए मंगाए थे मैंने। तो 9 के हिसाब से मेरा 18 है टोटल कॉल्ड अप अमाउंट, है ना। और मेरे पास रिसीव कितने हुए, सिर्फ 14 हुए। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा कॉल्ड अप अमाउंट कितना है जी, यहाँ पे 18 है। और मेरा फॉरफीट कितने हो जाएंगे, फॉरफीट मेरे हो जाएंगे 14, क्योंकि मैंने 14 मंगाए थे, 14 मेरे को दे दिए थे और 4 दिए नहीं थे। शेयर अलॉटमेंट की मैं बात करूं, शेयर अलॉटमेंट में मेरे 2 आ जाएंगे। इसके बारे में अभी हमने बात ही नहीं करी कि भाई ये हमने मंगाए भी नहीं मंगाए। अगर सपोज करो ये भी मंगा लिए होते और ये भी नहीं दिए होते, तब हम क्या करते, पूरे यहाँ पे 20 लिखते और यहाँ पे कितने लिख लेते, यहाँ पे 14 लिखते, यहाँ पे 4 लिखते और यहाँ पे 2 लिखते, वो पहले वाले में भी 2 ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये पूरा आपका बैलेंस हो जाएगा कि भाई जितनी जितनी कॉल आपने नहीं दी वो आपकी सब यहाँ पे आ जाएंगी यहाँ पे। अब ये हो क्या रहा है, कॉल इन अरियन अकाउंट जब आप नहीं मेंटेन करोगे, जब तो आप इंडिविजुअली लिखोगे कि भाई आपने अलॉटमेंट, अगर यहाँ पे सपोज करो हमने फर्स्ट कॉल थी हमारी, है ना, शेयर फर्स्ट कॉल थी हमारी, ये आपकी ये थी फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट कॉल, और ये आपकी फाइनल कॉल थी हमारे लिए, है ना, हमारे एग्जांपल में जो थी ये फाइनल कॉल थी आपकी। तो जो जो आपने कॉल नहीं मंगाई होगी वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, अलग से। ये कब होगा, जब आप कॉल इन अरियर का अकाउंट अलग से नहीं बनाओगे। लेकिन सपोज करो आप कॉल इन अरियर का अकाउंट अलग से बना रहे हो, तो आपको फिर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सारा एक साथ लिख दो। आप क्या कहो भाई मैंने 20 करोड़ मंगाए थे, मुझे सिर्फ 14 करोड़ मिले और 6 करोड़ मुझे मिले ही नहीं, सीधा लिख दो, आपको फिर अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गई ये वाली पूरी बात। तो ये फोर फीचर का काम कैसे होता है समझ में आया कि भाई जितने पैसे आपने मंगाए उसमें से जो आपको मिल गए हैं उसको आप क्या कर लो, फॉरफीट कर लो, जो नहीं मिले उसको और ये अकाउंट में डाल दो, शेयर कैपिटल को आप कैंसिल आउट कर दो, यानी कि जो उनको अलॉटमेंट करी थी वो रिजेक्ट कर दो उनकी एप्लीकेशन को अलॉटमेंट की। आगे बढ़े, अब आता है फॉर फीचर ऑफ शेयर एट विच, अब बात है, ये तो हमारी होगी नॉर्मल बात कि भाई जब आप पार पे इशू कर रहे थे। अब आता है कि अगर प्रीमियम पे इशू हो तब क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, हल्की सी चेंजेस, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो क्या कहता है, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम फॉर फॉरफीट द फॉलोइंग टू पॉसिबिलिटीज। भाई अगर शेयर, वो तो क्या था, नॉर्मल सिचुएशन थी, उसमें बताया नहीं था, वो पार की बात हो गई, है ना। वो कहता है अगर प्रीमियम पे यानी कि 10 रुपए का शेयर अगर 15 रुपए में देते हो और आपके साथ ऐसा हो जाए कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो गया हो, यानी कि जो डिफॉल्टर था उसने प्रीमियम तक का तो पैसा दे दिया, ऐसा वाला सिचुएशन आ गई। इन केस द फॉरफीचर ऑफ शेयर द, if the share of originally issued at premium the amount of security premium is not refunded to the shareholder। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया, यानी कि सपोज करो भाई जो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन अलॉटमेंट
और फाइनल कॉल, मैं 3 ही ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पैसा मंगाया था, यहाँ पे भी दे दिया, और यहाँ पे मैंने पैसे के साथ प्रीमियम भी मंगाया था, ये भी दे दिया, लेकिन लास्ट वाली में वो डिफॉल्ट कर गया पेमेंट करने में। तो यानी कि उसने मेरे को अलॉटमेंट तक का पैसे दे दिया और अलॉटमेंट में उसने मुझे प्रीमियम भी दे दिया। तो वो कह रहा है कि जो प्रीमियम आपको मिल गया वो वापस नहीं दोगे आप। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो क्या कहता है कि भाई जितना पैसा मिल गया आप उसको सीज कर लो। तो यहाँ पे प्रीमियम भी मिल गया तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे, है ना। तो उसने क्या बोला कि भाई उसको रिफंड नहीं करोगे आप, इंस्टेड इट रिमेन्स इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, है ना। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि वहां पे हम सीज करे पैसे को किस में डाल देते थे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम के पैसे को फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालेंगे, वो वहीं की वहीं रखा रहेगा, है ना। समझ में आई बात। तो इसके लिए क्या है, कॉलिनेटर अगर वही वही दो मेथड आ गए, अगर कॉलिनेटर का अकाउंट मेंटेन होगा तो आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल के साथ। अगर आप प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया तो उसको रिसीव भी नहीं करोगे, उसको वहीं की वहीं छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि आपको रिसीव हो गया, आपको वो रिफंड करना नहीं है, तो उसकी एंट्री बिल्कुल सेम होगी पीछे की तरह। और अगर कॉलिनेटर अकाउंट मेंटेन करते हो तो आप अलग अलग एंट्री डालने की जगह कॉलिनेटर अकाउंट बना लो यहाँ पे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है भाई। नॉर्मल सिचुएशन चल रही है ना, ये तो पीछे वाले की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा रिसीव हो गया तो यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल नहीं करना, वो पैसा रिसीव हो गया उसको वहीं की वहीं छोड़ दो, आपको उसको कैंसिल आउट नहीं करना पैसे को, है ना। आगे बात करते हैं। और अगर आप मेंटेन कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, ये हो गया। अगर आप कॉलिनेटर अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो तो इंडिविजुअल अलॉटमेंट कॉल्स को आप अलग अलग लिखोगे, अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आप कंबाइन करके लिख दो कॉलिनेटर अकाउंट के नाम पे, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि आपको वो प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, वो प्रीमियम में डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। उसने आपको पहली कॉल तो दे दी, लेकिन जब आपने उससे जिस कॉल में आपको उससे प्रीमियम लेना था वो प्रीमियम भी नहीं दिया और उसने मेन कॉल भी नहीं दी, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब उसके लिए क्या करें, अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिट टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बट नॉट बीन रिसीव्ड ऑन द फॉरफीचर ऑफ डेबिट अकाउंट, उसको क्या करना है, बट नॉट बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर शेयर इज डेबिटेड बाय द अकाउंट। अब क्योंकि आपने एंट्री करते समय उसको ड्यू किया होगा, जब आपने एंट्री पास करी होगी ड्यू की, सपोज करो अगर मैं अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले रहा होता, तो अगर मैं एंट्री पास करता ड्यू की एंट्री, तब क्या एंट्री पास करता मैं, शेयर अलॉटमेंट, क्या एंट्री पास करता मैं, एंट्री पास करता शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। ये एंट्री पास करता है, ये मैं कहता भाई ये 12 रुपए, ये 10 रुपए और ये 2 रुपए, ये एंट्री में पास करता, ये तो मैंने ड्यू की एंट्री पास करती। लेकिन जब मैं इस पैसे को 12 रुपए को लेने जाता तब मैं क्या कहता भाई बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे को पूरे पैसे मिले ही नहीं, मेरे को प्रीमियम मिला नहीं और वो भी ना, मेरे को सपोज करो कुछ भी नहीं मिला मुझे यहाँ पे एंट्री में, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता भाई मेरा प्रीमियम भी चला गया वो, लेकिन यहाँ पे मैंने ड्यू तो कर ही दिया इसको, ठीक है। तो जब मैंने ड्यू कर दिया तो इसको ड्यू को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो पैसे मिले ही नहीं, है ना। तो जब मैं कॉलिनेटर अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा तो एंट्री वही सेम रहेगी, बस इसमें एंट्री एक चीज और क्या आ जाएगी आपके एडिशनल में, कि आपने जो है प्रीमियम का पैसा भी नहीं रिसीव हुआ, ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर फीचर में तो वो आ जाएगा जो आपको पैसा रिसीव हो गया, और ये कॉल ये प्रीमियम जिसके साथ भी होगा, अलॉटमेंट के साथ होगा तो अलॉटमेंट के साथ इसमें ऐड हो जाएगा, अगर फर्स्ट कॉल के साथ होगा तो फर्स्ट कॉल के साथ ऐड हो जाएगा। जनरली आपकी जो बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो प्रीमियम का अमाउंट आता है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही आता है, ठीक है, हर केस में। नॉर्मली 99% केस में आपको यही मिलेगा, किसी कुछ 2-3% या 4-5 गिनती के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको या तो प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ही आपको प्रीमियम मिल जाएगा या फिर आपको कॉल्स के साथ मिलेगा, है ना। 99% केसेस में आपको हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका कॉलिनियर अकाउंट मेंटेन। अब नहीं मेंटेन कर रहे थे तो हम अलग अलग दिखा रहे थे, और मेंटेन कर रहे हैं तो आप एक साथ दिखा दो, बाकी सारी एंट्री सेम ही है, बस आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है दोनों केस में, जब आपको प्रीमियम भी नहीं मिलेगा सिक्योरिटी का अरियर के टाइम पे तो आपको सिर्फ एक जो ड्यू की एंट्री थी उसको आपको रिवर्स कर देनी है, ठीक है ना जी। आगे बात करते हैं। कहता है जो आपने शेयर फॉरफीट करे उसको आप दोबारा से इशू में निकाल रहे हो, ठीक है। तो आप उसमें उस केस में क्या करना है, आफ्टर शेयर वर फॉरफीटेड द कंपनी कैन रीइश्यू शेयर एट देम पार प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला कि भाई अगर कंपनी शेयर फॉरफीट कर लेती है तो उसको वो रीइश्यू कर सकती है एट पार प्रीमियम या डिस्काउंट पे, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूं कि जो आपके नॉर्मल शेयर्स होते हैं इक्विटी वाले वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन आप री इशू वाले शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, री इशू हो रहे हैं, वही पुराने शेयर्स को जो आपने फॉरफीट कर लिए थे वो री इशू हो रहे हैं। ओरिजिनल इशू ऑफ शेयर्स को आप कभी भी क्या करते हो, डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, इक्विटी वालों को, ठीक है ना, खास करके इक्विटी वालों को नहीं करते, ठीक है। उसके क्या कहता है, विद इन लिमिट्स, वो लिमिट्स क्या होगी वो भी हम देखेंगे। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द प्राइस एट विच दे वर रीइश्यू, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उस प्राइस पे होगा जिस प्राइस पे वो रीइश्यू होंगे। तो सबसे पहला मैं देख लेता हूं कि अगर रीइश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे, ये तो कॉमन केस है, कॉमन केस है, ठीक है। तो कहता है द कंपनी कैन रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट बट द मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड इज द फॉरफीचर अमाउंट ऑफ दो शेयर। अब ये क्या भला है जी,
जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पिछले एग्जांपल में 14 करोड़ रुपीस क्या कर लिए थे, फॉरफिट कर लिए थे, ठीक है। तो अगर मैं उन शेयर्स को, उन 2 करोड़ शेयर्स को मैं दोबारा रीइश्यू करता हूं, ठीक है, जो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं वो कितना दे सकता हूं, 14 करोड़ तक का, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि भाई मैंने 2 करोड़ शेयर सीज करे थे अभी अपने पिछले एग्जांपल में, उनकी फेस वैल्यू क्या थी, 10 रुपए थी, तो यानी कि मुझे रिसीव कितने होने चाहिए, 20 करोड़ रुपए रिसीव होने चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि वो फॉरफिटेड में भी मेरा अमाउंट पड़ा था, तो यानी कि जो नए शेयर होल्डर होंगे उनको मैं मैक्सिमम 14 करोड़ तक का डिस्काउंट देकर 6 करोड़ रुपए ही मंगवा सकता हूं। ऐसा भी मैं कर सकता हूं, मैक्सिमम में कितना डिस्काउंट दे सकता हूं, 14 करोड़ का डिस्काउंट दे सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि वो 14 करोड़ मेरे पास है। मैंने पुराने वाले शेयर होल्डर्स के पैसे क्या कर लेते, फॉरफिट कर लेते उनके ना देने की वजह से, ठीक है ना। तो वो यही बात कह रहा है, तो आप उसमें एंट्री क्या पास करोगे कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज करो मैंने 6 करोड़ मंगाया उनसे, तो 6 करोड़, और उन फॉरफिटेड शेयर्स को अब मैं यहां क्या कर दूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा, और उसके बदले में उनको 20 करोड़ के शेयर दे दूंगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये कोई हो सकता है, मैक्सिमम उनको कितना डिस्काउंट जाएगा, कम जाएगा, 14 करोड़ जाएगा। अब सपोज करो मैं 14 करोड़ नहीं दे रहा डिस्काउंट, मैं क्या करूँ, मैं 14 करोड़ डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैं क्यों दूं भाई डिस्काउंट उनको, मैं नहीं देना चाह रहा 14 करोड़ का डिस्काउंट, मैं ज्यादा पैसे और बना लूंगा। तो मैंने क्या बोला, भाई मैं 18 करोड़ में आपको इशू कर देता हूँ, यानी कि मैं 2 करोड़ जो मेरे पुराने शेयर है उनको 10 रुपए की जगह 9 रुपए पे इशू करके 18 करोड़ मांग रहा हूँ आपसे, तो आप मुझे 18 करोड़ दो। वो कहते कोई बात नहीं, हमें 10 रुपए की शेयर वाला वैल्यू 9 रुपए में मिल रहा है, हम 9 रुपए में ले लेते हैं, शेयर होल्डर ने ये बोला, ठीक है। तो उन्हें 18 करोड़ रुपए उनको मिल गए, ठीक है। अब उस फॉरफिटेड शेयर में 14 करोड़, फॉरफिटर अकाउंट में 14 करोड़ रुपए थे, लेकिन हमें अब जरूरत कितने की है, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ रुपए की है, ताकि हम अपनी शेयर कैपिटल को पूरा कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिख लेंगे, 2 करोड़ लिख लेंगे, तो फॉरफीचर में से हमने फिर पैसे कितने निकाल लिए, 2 करोड़, ठीक है। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात, ठीक है ना। अगर हम पार पे इशू कर दे, ये तो हो गया डिस्काउंट के लिए। अगर हम पार पे इशू करें, यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं 2 करोड़ शेयर 10 रुपए के थे, 10 रुपए में इशू करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल एंट्री डाल दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तब मैं क्या करूंगा, भाई मैंने 20 करोड़ दोबारा मांग लिया लोगों से कि भाई आप मुझे पूरे ही पैसे दे दो, मैं नहीं दे रहा कोई डिस्काउंट आपको। मैंने क्या बोला कि भाई मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैंने 20 करोड़ मांगे, आप 20 करोड़ पूरे दे दो अगर आप देना चाहते हो, ठीक है जी। और तीसरा केस है एट प्रीमियम, वो कहता है कोई बात नहीं, फॉरफिट हो गया तो क्या हो गया, हम 2 करोड़ जो शेयर थे उनको 10 रुपए की जगह हम वही 15 रुपए पे इशू करते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो गया तो क्या हो गया। तब उस केस में क्या होगा, भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये क्या आएगा, वही 20 करोड़, ये 25 करोड़ आएगा, ये 20 करोड़ आएगा, और ये क्या आएगा, 5 करोड़ आएगा, क्योंकि प्रीमियम आ जाएगा हमारा 5 रुपए का, ठीक है। सॉरी, ये 30 आएगा, ये 10 आएगा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया आपका, प्रीमियम पे आ गया, ठीक है। अब कहता है ट्रांसफर ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट टू द कैपिटल रिजर्व। अब देखो तीनों केस के लिए मैं बात कर लेता हूं। इस केस में हमने कितना इशू किया था, 18 करोड़ में इशू किया था, और 2 करोड़ रुपए हमने कहां से उठाए थे, सिक्योरिटी वाले अकाउंट से, फॉरफिचर शेयर अकाउंट से उठाए थे, ठीक है। तो जो मैंने 14 करोड़ का मेरा बैलेंस बच रहा था, अगर आपको इक्वेशन याद ही है कि नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। जो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा 14 करोड़ बच रहा था, है ना। तो 14 करोड़ में से मैंने 2 करोड़ इस्तेमाल कर लिया, अब मेरे पास बचा कितना, 12 करोड़ बचा। तो वो जो 12 करोड़ मेरा बचा, तो वो कह रहा है कि आपको उसको क्या करना है, उस फॉरफीचर अकाउंट को क्लोज कर देना है रीइश्यू के टाइम, क्योंकि अब तो शेयर बचे ही नहीं, शेयर तो हमने रीइश्यू कर दिए। तो जो उस शेयर का जो अमाउंट था उसको भी आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट से हटा दो, उसको हटा के आप कहां डाल दोगे, कैपिटल रिजर्व में डाल दो, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास आ गया। तो फर्स्ट केस के हिसाब से जब हमने डिस्काउंट पे दिया था, उस केस के हिसाब से यहाँ पे कितना आएगा, 12 करोड़ रुपए आ जाएंगे, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या था हमारा, एट पार। तो एट पार जब हमने इशू किया था, तो हमने 20 करोड़ के शेयर 20 करोड़ में दे दिए थे, तो हमारे पास पूरा का पूरा बैलेंस बच रहा होता शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो अब की बार केस 2 के हिसाब से हम यहाँ पे क्या, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। केस 2 के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे 14 करोड़ डाल देंगे, क्योंकि हमने सारा का सारा पैसा बचा लिया अपना, प्रॉफिट हो गया वो पूरा का पूरा, ठीक है। केस 3 में भी सेम काम होगा, क्योंकि उसमें तो हमने और एक्स्ट्रा ही पैसे मंगवा लिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो चला ही गया। केस 3 में भी सेम ही सिचुएशन आएगी, और केस 3 में भी हम अपना क्या करेंगे, 14 करोड़ को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। देखो जी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या कहता है जी। कंपनी forfeit 100 shares of 10 rupees each originally issued at 2 rupees premium, ओरिजिनली 2 रुपए प्रीमियम यानी कि 12 रुपए पे दिए गए थे, ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ 4 रुपीज, जिसमें 2 रुपए तो आपके कैपिटल के थे और 2 रुपए प्रीमियम के थे। यहाँ पे आया यानी कि 10 रुपए का शेयर है तो आपको 12 रुपए में इशू करना है, ऊपर से उसको लास्ट में 4 रुपए नहीं मिले, 4 रुपए में से 2 रुपए आपके कॉल के थे और 2 रुपए प्रीमियम के थे, ठीक है। तब आप क्या करोगे, आपने ओरिजिनली तो एंट्री पास कर ली होगी, यानी कि अब ये देखो कि आपको
₹12 मंगाने थे, ₹12 में से आपको ₹4 नहीं मिले, यानी कि मिल कितने गए आपको? ₹8 मिल गए टोटल एक शेयर पे, है ना। तो यानी कि वो ₹8 में क्या कर लेंगे? सीज कर लेंगे। अब जितने पैसे मिल गए उनको हम सीज कर लेंगे। तो आप देखो अपने कैपिटल कितने से ड्यू करी होगी जब आपने एंट्री पास करी होगी? आपने एंट्री पास करी होगी बैंक टू शेयर कैपिटल, है ना, पूरे ₹12 से ड्यू कर दी होगी, है ना, इस केस के हिसाब से। तो जब आपने पूरे ₹12 से ड्यू कर दी होगी तो आप क्या करोगे? जिसमें आपका प्रीमियम का भी पैसा है तो उसमें आप क्या करोगे भाई? ऐसे लिखते हैं ना, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। हमने ये एंट्री डाली तो ये ₹10, ये ₹2, ये ₹12। तो अब ये तो हमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। तो जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी जिसमें हम प्रीमियम के बारे में बात कर रहे थे? व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम सिक्योरिटीज, ये वाला पार्ट हमारा, जिसमें हम कह रहे थे कि भाई हम सिक्योरिटी, क्योंकि हमने प्रीमियम नहीं लिया, मिला ही नहीं हमें प्रीमियम, तो उस केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें प्रीमियम नहीं मिला, तो हम जब एंट्री पास करेंगे तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल इन अरियर वाला आ जाएगा। अगर हम कॉल इन, हम यहाँ पे मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि मैं कॉल इन अकाउंट ओपन करके कर रहा हूँ, तो मैं कंबाइन करके एंट्री डालता हूँ, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल में मैंने कितने लिया भाई? मेरे ₹8 आए थे, सॉरी पहले फेस वैल्यू लेंगे, फेस वैल्यू कम करेंगे पूरा ₹10 के इसके हिसाब से। 100 शेयर का ₹1000 हमने लिख लिया यहाँ पे, 1000, क्योंकि 100 शेयर थे और ₹10 फेस वैल्यू थी उसकी पूरी, और प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला तो ₹2 हमें नहीं मिले, है ना। प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो ₹2 नहीं मिले, और ₹2 100 शेयर पे नहीं मिले तो ₹200 हो गए। अब हमें फॉरफीट कितने करने हैं? 100 शेयर पे हमें ₹8 फॉरफीट करने हैं, क्योंकि हमें ₹8 मिल गए थे तो 800 आ गए। और डिफॉल्ट कितने का हो गया? ₹4 का हो गया। 100 शेयर पे हमारा ₹4 का डिफॉल्ट हो गया, तो ये ₹400। ठीक है, ये तो आपकी हो गई फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब इस फॉरफीचर को क्या करना है हमें? देखो क्या कह रहा है अगला पार्ट, शेयर वर रीइश्यूड एट ₹8, ठीक है ना। तो ₹8 पर इशू करना है। अब देखो हमारी फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। इशू री इशू प्राइस क्या है? ₹8। तो डिस्काउंट कितना जा रहा है? ₹2। और मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं? जितना हमने फॉरफीट किया था ₹8। तो यानी कि अभी भी, यानी कि जो बाकी के ₹2 का डिस्काउंट है वो मैं इसमें से सेटअप कर लूंगा अपनी ऐप, जब मैं अपनी एंट्री पास करूंगा तो जो मेरा ₹2 का डिस्काउंट है वो भी मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। अब देखो वो क्या रहा है, अब बैंक से हमें कितने पैसे आएंगे भाई? 100 शेयर पे ₹8 आएंगे, क्योंकि हम ₹8 में रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है। ₹200 मैं कहां से उठा लूंगा? ₹2 पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर पे शेयर फॉर फीचर से उठा लूंगा, ठीक है ना। और टू में क्या लिखूंगा? शेयर कैपिटल 100 शेयर पे पूरे ₹10 से ₹1000 मैं क्या लिख लूंगा? तो ये आपकी एंट्री बैलेंस हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो आप सही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया पूरा। अब देखो, अब दूसरी चीज क्या, अब हमने ₹8 हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे, क्योंकि ₹8 हमने चीज करे थे, उसमें से ₹2 का डिस्काउंट हमने इसमें से कवर कर लिया। अब भी हमारे पास शेयर कैपिटल, उसमें कितने पैसे बचे? ₹6 बचे। तो जो हमारे पास ₹6 बचे वो हमारा क्या है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। और अभी हमने देखा पीछे वाले स्लाइड पे हमारी अपनी, कि हमें जो एक्स्ट्रा पैसे उसको कहां ट्रांसफर करना है? हमें कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, तो ₹6 हम ट्रांसफर करेंगे 100 शेयर पे, ₹600 हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़े, आता है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये तो बात हमने अभी पढ़ी थी, ये मैं आपको थोड़ा सा की रूल्स के हिसाब से मैंने आपको थोड़ा सा लिख के दिया है, ये हम समझ लेते हैं। तो कहता है मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर इक्वल टू द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोस शेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हमने ₹8 फॉरफिट करे तो मैक्सिमम डिस्काउंट हमारा कितना जा सकता है? 8 जा सकता है, ठीक है ना। वही बात इसने बोली, ठीक है। की रूल से कहते हैं द डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? द शेयर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिचर कैन नॉट बी यूज्ड टू अलाउ द डिस्काउंट। तो क्या कह रहा है कि अगर ओरिजिनली, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, कि अगर ओरिजिनली शेयर जो है वो प्रीमियम पे इश्यू करे थे, तो आप जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको शेयर फॉरफीचर में नहीं डालो, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था। और अगर उसको फॉरफीचर में नहीं डालोगे तो इसका मतलब उसको आप क्या करोगे? री इशू के टाइम पे डिस्काउंट में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो फॉरफीचर में जा ही नहीं रहा वो अमाउंट, है ना। एग्जांपल देख लेते हैं, क्या कह रहा है? फॉरफिटेड शेयर इशूड एट पार, नो डिस्काउंट, ठीक है। कंपनी कह रहा है कंपनी फॉरफिट 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच द शेयर होल्डर पेड ₹6 बिफोर फॉरफीचर। ₹6 उसने दे दिया, तो यानी कि ₹6 हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो फॉरफिट अमाउंट कितना हो जाएगा पर शेयर? ₹6, ठीक है। तो कंपनी री इशू एट पार, यानी कि उसने ₹10 पे इशू कर दिया, री इशू करते समय। तो इस केस में हमारे पास 10 का शेयर 10 में हो गया, तो कोई डिस्काउंट ही नहीं है, ठीक है। तो परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा? 0, क्योंकि आपने कोई डिस्काउंट पे इशू करा ही नहीं है, तो आप एडजस्टमेंट भी नहीं करोगे, तो आप ओरिजिनली पूरे 1000 पे डाल दोगे, ठीक है। अगला देखो, अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, भाई ₹6 वही था आपका, ₹3 का आपने डिस्काउंट यूज कर लिया, सपोज करो, है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट आप ₹6 दे सकते हो, ठीक है। आपने ₹3 का, क्योंकि आप री इशू 7 पे कर रहे हो तो ₹3 का आपका डिस्काउंट हो गया। तो जब आप बैंक में एंट्री पास करोगे तो ₹700 तो आप रिसीव करोगे 100 शेयर्स पे, ₹3 आप 100 शेयर्स पे फॉर फीचर में से ले लोगे,
और 100 कैपिटल आपकी 1000 से आ जाएगी। उसके अलावा जो आपका बैलेंस होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट व्हेन ऑल शेयर वर फॉरफिटेड आर नॉट रीइश्यूड। अब ये थोड़ा सा अलग सिचुएशन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जैसे मैंने 100 शेयर्स की बात करी, या मैं अपने एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं 2000 शेयर्स की बात करूं, 2 करोड़ शेयर्स की बात करा, सपोज करो जितने भी शेयर फॉरफिट करे हम सारे के सारे दोबारा रीइश्यू नहीं कर रहे, ठीक है, हम सारे के सारे दोबारा रीइश्यू नहीं कर रहे, तो अब उस केस में क्या होगा, इफ ओनली वन ऑफ द ओनली सम ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड, द रिमेनिंग फॉरफिटेड शेयर आर स्टिल हेल्ड बाय द कंपनी अंटिल दे वर रीइश्यूड और कैंसल्ड। ठीक है, जब तक कि कंपनी अपने जो है सारे शेयर रीइश्यू नहीं करती, जब तक या तो वो अपने होल्ड करके रखेगी जो नॉट रीइश्यूड शेयर्स होंगे, यानी कि जो रीइश्यू नहीं करेंगे, या जब तक उनको कैंसिल नहीं करती जब तक उनको होल्ड करके रखेगी, बाकी को सेल आउट कर देगी। तो द पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड, और जो शेयर रीइश्यू हुए हैं तो उनके ऊपर आपको अलग से गेन निकालना पड़ेगा, और उस गेन को किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, सपोज करो भाई मैंने बताया था आपको कि 2 करोड़ शेयर हमने फॉरफिट करे थे, है ना, तो 2 करोड़ जो शेयर, मेरा एग्जांपल जो था उसके अंदर मैंने जो 2 करोड़ शेयर फॉरफिट करे थे उसमें मैंने 14 करोड़ रुपए क्या करे थे, सीज कर लिए थे उनके अमाउंट के। ठीक है ना, अब मैं कहता हूं कि मैं 2 करोड़ रीइश्यू नहीं कर रहा हूं, रीइश्यू सिर्फ मैं कितने कर रहा हूं, 1 करोड़ शेयर रीइश्यू कर रहा हूं। ठीक है, और 1 करोड़ जो मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूं, तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप जो प्रॉफिट निकालोगे, यानी कि जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे डिस्काउंट के बाद, तो अब उसको कितना करना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरा 2 करोड़ का 14 करोड़ सीजिंग थी, तो मेरी 1 करोड़ की कितनी होगी सीजिंग, वो मैं ऐसे निकाल लूंगा भाई, 14 करोड़ मेरे 2 करोड़ पे थे तो 1 करोड़ पे मेरे कितने होंगे, 7 करोड़ अमाउंट होगा, है ना। तो यानी कि अब जो मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ 1 करोड़ शेयर पे, वो कितना दे सकता हूँ, 7 करोड़ रुपए दे, क्योंकि 2 करोड़ जो 14 करोड़ का मैक्सिमम डिस्काउंट था वो 2 करोड़ शेयर्स पे था, तो 1 करोड़ शेयर्स पे कितना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट, 7 करोड़ का होगा। अब सपोज करो कि जब मैंने 1 करोड़ शेयर रीइश्यू करे थे, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जो मैंने 1 करोड़ शेयर रीइश्यू करे थे, रीइश्यू करते समय मैंने उन 1 करोड़ शेयर पे अपने टोटल डिस्काउंट में से, मतलब टोटल फॉरफिचर में से मैंने 3 करोड़ का डिस्काउंट यूज कर लिया, यानी कि मैंने जो 1 करोड़ शेयर थे उनको 3 करोड़ के डिस्काउंट पे, जो 1 करोड़ मेरे शेयर थे 10 रुपए उनकी फेस वैल्यू थी, यानी कि रीइश्यू के टाइम पे मैंने उनसे 10 की जगह 7 रुपए ले लिए सपोज करो। तो मैंने रीइश्यू के टाइम पे जब मैं एंट्री पास करूंगा, जो 7 रुपए की मैंने उनसे कॉल मंगाई, तो मैं क्या कहूंगा, बैंक 7 करोड़, है ना, उसके बाद क्या कहूंगा, शेयर फॉर फीचर 3 करोड़ टू शेयर कैपिटल 10 करोड़। तो यानी कि मैं यहाँ पे कितने यूज कर रहा हूँ, 3 करोड़ रुपए मैं यूज कर रहा हूँ डिस्काउंट के, और मैं मैक्सिमम कितना यूज कर सकता था, 7। तो यानी कि अभी भी मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, 4 करोड़ का बैलेंस बचा हुआ है। तो यानी कि वो 4 करोड़ रुपए मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। उसने वही बात यहाँ पे बोली है कि आपको कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर कितना है भाई, जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं पर शेयर नहीं निकाल रहा, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई उनका 1 करोड़ है, माइनस डिस्काउंट अलाउड टू द नंबर ऑफ शेयर, डिस्काउंट कितना अलाउड कर दिया भाई मैंने, 3 करोड़ का अलाउड उसका 7 करोड़ में से 3 करोड़ का अलाउड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 करोड़ का आ जाएगा, जिसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे पर शेयर के हिसाब से, वो क्या बनाया है देख लेते हैं। फॉर फ्यूचर शेयर, फॉर फ्यूचर अमाउंट पर शेयर निकाल दिया, उसके बाद डिस्काउंट पर शेयर निकाल दिया, तो यह क्या आ गया, कैपिटल जो बैलेंस पर शेयर बचा हुआ है आपका, जो मैक्सिमम बैलेंस आप और यूटिलाइज कर सकते हो, और उसको नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि जो आपका बैलेंस बचा हुआ है रीइश्यू शेयर का फॉर फ्यूचर अकाउंट में, वो आ जाएगा, और उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। देखो स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लेते हैं। forfeited amount per share कैसे निकालेंगे, अमाउंट forfeited per share इक्वल टू द टोटल अमाउंट पेड ओरिजिनली बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है भाई, जितना उन्होंने अमाउंट पे कर दिया था वो हमने सीज कर दिया था, जैसे मेरे में 14 करोड़ था, तो उसके बाद क्या कह रहा है, फॉरफिट टोटल अमाउंट फॉरफिटेड एट टाइम ऑफ रीइश्यू, रीइश्यू के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ शेयर, क्या कह रहा है कि टोटल अमाउंट फॉरफिट कितना होगा, फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उसको फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर सब क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, रीइश्यू का फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगा, रीइश्यूड शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू, तो जो फेस वैल्यू होगी उसको आप रीइश्यू प्राइस से माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा, आपका डिस्काउंट पर शेयर होगा, और उसको रीइश्यू नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा रीइश्यू के लिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या आएगा, गेन, गेन कैसे निकालेंगे, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट माइनस डिस्काउंट अलाउड, जैसे कि मेरे केस में 7 करोड़ का टोटल फॉरफिटेड था और डिस्काउंट कितने का दिया था, 3 का, तो मैंने क्या बताया था, 4 करोड़ आपका क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और।
एक एग्जांपल और देखते हैं जी। कंपनी फॉरफिट 1000 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच विद इन, क्या कह रहा है, विद 6 रुपीज पेड बिफोर द फॉरफीचर, यानी कि 6 रुपए उसने दे दिए थे। लेटर 600 शेयर वर रीइश्यूड एट 8 रुपीज पर शेयर। 1000 शेयर फॉरफिट करे हमने क्योंकि उन्होंने 4 रुपए नहीं दिए और 6 रुपए दे दिए, तो 6 रुपए हमारा क्या होगा, मैक्सिमम फॉरफिट अमाउंट हो गया है ना। तो क्या कह रहा है, फॉरफिट अमाउंट पर शेयर क्या है, 6 रुपीज है। ठीक है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट क्या आएगा, 600 शेयर्स पे, क्योंकि हमने 600 शेयर्स का रीइश्यू किया। ठीक है ना, तो 600 शेयर्स का रीइश्यूड अमाउंट निकालेंगे, फोर बाकी जो 400 शेयर होंगे, जो बाकी 400 शेयर होंगे उसका जो अमाउंट होगा 2400 रुपए, वो तो एज इट इज पड़ा रहेगा ना, क्योंकि वो तो कंपनी ने अभी सीज कराया लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है ना। तो अब जो बाकी का है वो हम देख लेते हैं भाई। 600 शेयर का क्या कर रहे हैं, फॉरफिटेड अमाउंट निकाल रहे हैं, क्योंकि 600 शेयर इशू कर दिए, तो 600 शेयर का जो फॉरफिटेड अमाउंट होगा वो कितना होगा, 6 रुपए इंटू 600 यानी कि 3600 रुपए होगा। तो डिस्काउंट अलाउड कितना हो सकता है भाई, डिस्काउंट, अब डिस्काउंट अलाउड कितना है भाई, रीइश्यू फेस वैल्यू क्या है 10 रुपए और रीइश्यू प्राइस का है 8 रुपए, और नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितने हैं 600 रुपीज है, 600 है। तो आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड है वो कितना है, 1200 का है ना। और आपके पास 3600 रुपए पड़े हैं, तो 3600 रुपए में से 1200 आप यूटिलाइज कर सकते हो। जब 3600 रुपए में से आप 1200 यूटिलाइज कर लोगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 2400, 2400 आपको कहां डाल दोगे, आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, रीइश्यू के लिए एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल, वही 4800, क्योंकि आपने 800 शेयर जो है, सॉरी 600 शेयर जो है आपने 8 रुपए में इशू करे थे 4800, और वही 600 शेयर पे आपने 2 रुपए डिस्काउंट के आपने यूटिलाइज कर लिए 1200, और शेयर कैपिटल पे आपने 600 शेयर जो है 10 रुपए के हिसाब से डाल दिए 6000, और बैलेंस आपका कितना बचा जी, बैलेंस आपका 2400 बचा, उस 2400 आपको इसने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। आप देखते हैं थोड़ा सा और, कहता है फॉर फीचर ऑफ शेयर अंडर प्रोराटा बेसिस। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, वो क्या आती है, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके हम इसमें बात करेंगे कि अभी तक हमने देखा था फॉर फीचर आपने नॉर्मल केस में किया था, अब प्रोराटा में फॉर फीचर है कि भाई आपने अप्लाई ज्यादा किए थे आपको कम मिले, और उसमें आपका फॉर फीचर हो गया, क्या आपने कोई डिफॉल्ट कर दिया हुआ, तो कहता है शेयर वर ओवर सब्सक्राइब, द कंपनी ऑफन अलॉट शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, मीनिंग दैट एप्लीकेंट रिसीव फ्यूअर शेयर देन दे वर अप्लाइड फॉर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हमने देखा था 300 के लिए अप्लाई किया और 200 ही मिले हमें, है ना, वही बात कर रहा है। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल, द कंपनी फॉरफीट दो शेयर्स अंडर प्रोराटा सिस्टम। ठीक है ना, उस शेयर्स को भी क्या फॉरफीट कर सकते हैं प्रोराटा में। आगे बात करते हैं, कहता है भाई की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, कि एक्सिस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट ऑफ कॉल, हमने देखा था कि हमने वो 50,000 रुपए अलॉटमेंट में ट्रांसफर करे थे। द कंपनी फॉर फीचर प्रोसेस फॉलो द नॉर्मल रूल्स बट इट कंसीडर्ड द एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। भाई कह रहा है कि नॉर्मल तरीके से ही चलेगा, फॉर फीचर वैसे ही होगा, लेकिन फॉर फीचर करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक्सिस एप्लीकेशन मनी पड़ा है, सपोज करो ऐसा हुआ कि भाई आपने जो आपके पास एक्सिस एप्लीकेशन मनी, एक्सिस पड़ा था पैसा, एक्सिस जो आपका आया था जिसको आपने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था, 50,000 पे पड़ा था ना, सपोज करो आपका अलॉटमेंट के टाइम पे जो आपकी कॉल बनी वो 1 लाख रुपए की बनी, कि भाई आपकी 1 लाख की कॉल बनती है, लेकिन आपको पता लगा कि 50,000 रुपए तो हमने एडवांस में ले रखे थे एडजस्टमेंट के लिए, तो आपके पास नेट 50,000 ही है मंगाने के लिए, लेकिन जब आपने 50,000 मंगाया तो वो 50,000 में भी डिफॉल्ट कर गए, तो आप अब ये कहोगे कि आपको फॉरफीचर 50,000 रुपए की वजह से करना पड़ा, 1 लाख की वजह से नहीं करना पड़ा, तो उसने वही बात बोली है क्योंकि आपके पास 50 तो एक्स्ट्रा आ ही गए थे ना, तो यही चीज कह रहा है कि फॉरफीचर द फॉरफीचर प्रोसेस फॉलो द नॉर्मल रूल्स बट इट कंसीडर द एडजस्टेड अमाउंट, कंसीडर द एडजस्टेड अमाउंट ऑफ द फ्रॉम द एप्लीकेशन, भाई जितना आपका एडजस्टेड अमाउंट था उसको कंसीडर करते हुए, तो जनरल एंट्री फॉर डिपेंड अपॉन हाउ मच द अमाउंट पेड बिफोर द फॉरफीचर। ठीक है जी, कहता है एग्जांपल देख लेते हैं, सिनेरियो कह रहा है कंपनी इशू 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, पेबल एज फॉलो, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फाइनल कॉल, 10 रुपए पूरे हो गए। कहता है एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई, 15,000 शेयर्स की, यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया क्योंकि आपने 10,000 बोले थे। द कंपनी अलॉट 10,000 शेयर्स अंडर द प्रो राटा बेसिस, यानी कि 15,000 वालों को 10,000 ही मिले, वही आपका रेशियो क्या बन गया, 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स। ठीक है ना, जिन्होंने 3 मांगे थे उनको 2 ही मिलेंगे, 10,000 बाय 15,000 करके। तो कहता है एक शेयर होल्डर है जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको मिले कितने, 400 मिले, क्योंकि 2:3 का रेशो लग गया। देख लेते हैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करके, 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको, क्योंकि हम दे कितने रहे हैं, 2 शेयर दे रहे हैं हर 3 वालों को, तो अगर वो 3 अप्लाई किए थे तो 600 में उसको कितने मिलने चाहिए, 400 शेयर मिलने चाहिए, है ना, तो वही 400 ही मिले हुए हैं, सही बनाया बिल्कुल। तो कहता है शेयर होल्डर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज, तो यानी कि उसने लास्ट वाली कॉल पे करने में फेल हो गया, कंपनी ने शेयर फॉरफीट कर लिए, इसका ट्रीटमेंट कर देंगे जी। स्टेप बाय स्टेप में क्या है, तो एप्लीकेशन मनी पेड कितना हो जाएगा, 600 शेयर पे उसने अप्लाई किया था,
तो एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितने पैसे दिए होंगे, 3 रुपए दिए होंगे, टोटल 1800 रुपए दे दिए होंगे उसने, है ना। और उसके बाद उसके एप्लीकेशन पे पैसे यूज कितने होंगे, क्योंकि उसने एप्लीकेशन पे तो 1800 रुपए दिए थे क्योंकि उसको 600 शेयर दिए थे, लेकिन हमने उसको 600 शेयर इशू नहीं किया, हमने उसको 400 शेयर इशू किए। तो 400 शेयर के 3 रुपए हम किसने एडजस्ट कर देंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी कि 1200 रुपए हम एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे। तो अब एक्सिस एप्लीकेशन मनी कितनी बचेगी जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा आगे की कॉल पे, 1800 लिए, 1200 यूटिलाइज कर लिए एडजस्टमेंट कॉल पे, तो यानी कि 600 रुपए बचे। तो 600 रुपए आपके क्या होंगे, अगली कॉल में एडजस्ट होंगे, ठीक है ना। 600 रुपए क्या होंगे आपके, अगली कॉल में एडजस्ट होंगे। अब वो कह रहा है कि अलॉटमेंट के पैसे भी ड्यू हो गए। अलॉटमेंट के पैसे की कॉल कितनी थी हमारी, अलॉटमेंट के पैसे की कॉल थी 4 रुपए की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमने 400 शेयर इशू किए और 400 शेयर पे हमने 4 रुपए मंगाएंगे, तो हम 1600 रुपए मंगाएंगे। लेकिन क्या, रुको रुको, 1600 रुपए मंगाने भाई, क्योंकि 600 रुपए तो आपके पास पहले से ही थे। तो अब आपके पास जो नेट अमाउंट मंगाने के लिए आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ पुराना वाला कॉल, वो कितना है, 1000 रुपए, क्योंकि 1600 मंगाने थे, 600 रुपए हमारे पास एडजस्टमेंट के ऑलरेडी पड़े थे, तो हम 1000 रुपए ही मंगाएंगे सिर्फ अब उनसे, ठीक है। तो 1000 रुपए हमने मंगा लिए। लेकिन अब क्या हुआ, जब तीसरी कॉल की बारी आई तो 400 शेयर पे 3 रुपए मंगाने थे, वो उसने दिए ही नहीं। 400 शेयर पे 3 रुपए, 400 शेयर पे 3 रुपए, यानी कि 1200 रुपए मंगाने थे, 1200 रुपए उसने दिए ही नहीं। दिए नहीं तो हम क्या कर लेंगे, शेयर फॉरफिट कर लेंगे कंपनी की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने शेयर फॉरफिट कर लिए, शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अब ये देखो आपको पैसे कितने कितने मिल गए थे। देखो हमारे पास 3 कॉल थी, एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी और फर्स्ट कॉल थी। इस पे 3 मिल गए, इस पे 4 मिल गए और इस पे मिले नहीं, ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला। यानी कि मुझे टोटल कितने पैसे मिल गए, 400 शेयर्स पे मुझे 7 रुपए मिल गए, यानी कि टोटल 400 शेयर्स पे मुझे 2800 रुपए मिल गए, है ना। लॉट तो हमने इतने ही किए, एडजस्टमेंट उस 600 रुपए की हमने कर दी, उसको देखना ही नहीं अब। तो 400 शेयर्स पर टोटल हमें कितने पैसे मिल गए, 2800 रुपए मिल गए, है ना। तो 2800 रुपए मिल गए, इसको हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे। और हमें मिले कितने नहीं, तो कॉल इन अरियर कितने का हो गया हमारा, 400 शेयर्स पे 3 रुपए, यानी कि 1200 का कॉल इन अरियर हो गया हमारा, 1200 का कॉल इन अरियर हो गया। तो जब हम एंट्री पास करेंगे फॉर फीचर की, तो शेयर कैपिटल पूरा 4000 से दिखाएंगे। तो शेयर कैपिटल पूरा 4000 से दिखाया। शेयर फॉर फीचर हमने कितना दिखाया, 2800 रुपए से जितने अपने पैसे जब्त कर लिए, और कॉल इन एरियर कितने की होगी आपकी, 1200 की हो गई आपकी कॉल इन एरियर, ठीक है जी। समझ में आ गई इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 11, आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है, जिसके में हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, स्वेट इक्विटी शेयर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये 4 चीजें हमें पढ़नी है आखिरी हमारे टॉपिक के अंदर, जिसमें हमारा सबसे पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट। उसमें क्या कहता है जी, प्राइवेट प्लेसमेंट रेफर्स टू द सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहा है, क्या क्या, शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, टू सिलेक्ट द ग्रुप rather than to invite a general public। कहने का क्या मतलब है कि आपने सिलेक्टिव बेसिस पे कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिसको आप अपनी सिक्योरिटी सेल आउट करोगे, उनसे पैसा रेज करोगे, तो उसमें उनको क्या बोला गया, प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि प्राइवेटली जनरल पब्लिक को अनाउंस करे बिना। जैसे हमने आईपीओ जो हम शेयर इशू करते हैं, उसमें हम एक जनरल पब्लिक को भी अनाउंसमेंट करते हैं। अगर आपने आईपीओ का नाम सुना हो तो जो भी निकलते हैं, उसमें अगला पॉइंट हमारा आता है, इट इज अ वे फॉर कंपनीज टू रेज द कैपिटल विदाउट गिविंग थ्रू द पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना। ये पब्लिक ऑफरिंग में क्या आते हैं, जैसे आईपीओज, ठीक है ना जी, आईपीओ आते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन्वेस्टर कैन इंक्लूड द इंस्ट्रक्शंस हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और तो इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन की बात कर, मतलब इन्वेस्टर्स इसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं, एक तो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं भाई कोई, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फिर उसके वेंचर कैपिटल फर्म हो सकती है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या, वेंचर कैपिटल फर्म ऐसी कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करती हैं सिर्फ, ठीक है ना। और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं कोई, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशनल कंपनी होती है जो इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ एनबीएफसीज भी होती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही होती हैं कुछ अलग बंदे। और हाई नेट इंडिविजुअल जैसे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना हो, राकेश झुनझुनवाला जो है, झुनझुनवाला, ये लोग होते हैं, ठीक है ना। इट इज गवर्न बाय द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद क्या होता है भाई, preferential allotment, allotment refers to issuance of the share or convertible security to a selected group of people at a predetermined price। वही preferential allotment कुछ जो है इश्यू ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कैसी, जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स के अंदर, जैसे हमने देखा था कि प्रेफरेंस को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो वो सिक्योरिटीज वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाएगा, मतलब कुछ सिलेक्टिव लोगों को, और वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे दिया जाएगा, मतलब आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि आपको किस प्राइस पे उसको देना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है, कॉमनली यूज्ड बाय द कंपनी टू रेज द फंड टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसमें भी कुछ लोग कॉमन है, इसमें यहाँ पे कौन आते हैं, प्रमोटर्स भी आ जाते हैं भाई, ये जो प्रमोटर्स जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी कंप्लाइड विद द सेक्शन 62 ऑफ सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। उसमें क्या था, कंपनी एक्ट 2000 और सेबी गाइडलाइंस, मतलब दो चीजें गवर्न करती हैं इसको, कौन सी, एक तो सेक्शन 62(1)(c)
और उसके अलावा सेबी की गाइडलाइंस जो है वो कमेंट करती है। अगला पॉइंट आता है हमारे पास स्वेट इक्विटी शेयर। ये हमने स्वेट इक्विटी का नाम टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी पढ़ा था। इसमें हमारे पास आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब उनको क्वेश्चन उनके काम के बदले में शेयर दे दिया जाए पैसे के बदले, ठीक है ना। कंपनी में हिस्सेदारी देना, शेयर देना मतलब कंपनी में हिस्सेदारी देने वाली बात हो गई। तो these shares are given to as a reward to their contribution in the form of know-how, intellectual property rights और value addition to the company। ठीक है जी, ताकि कंपनी में वैल्यू एडिशन हो, इस पर दिया जाएगा। उसके बाद इसको गवर्न कौन करता है जी, कंपनी एक्ट का सेक्शन 54 गवर्न करता है। आखिरी ऑप्शन आता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है जी, इसमें क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान यानी कि ईसॉप्स बोलते हैं इसको शॉर्ट में, आर द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन। ये एक तरीके का एम्प्लॉय कंपनसेशन है ये, वेयर द कंपनीज ग्रांट एम्प्लॉइज राइट टू परचेज शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है, और जो हमारा ये वाला पॉइंट था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, यहाँ पे भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे जो है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहा है। यहाँ पे कोई भी सिलेक्टेड ग्रुप हो सकता है, जिसमें हमने देखा भाई इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो सकते हैं, प्रमोटर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे ईसॉप्स के अंदर सिर्फ हम किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को दे रहे हैं कंपनीज के। ठीक है ना। आफ्टर अ पीरियोडिक वेस्टिंग पीरियड, अब एट अ पीरियड प्राइस आफ्टर अ वेस्टिंग पीरियड। कहने का क्या मतलब है, वेस्टिंग पीरियड भी क्या होता है, एग्जांपल देखते हैं हम एक अपना। हमने देखा था, हमारी एग्जांपल चल रही थी एचके वाटर बॉल्स लेते हैं हम। एचके वाटर बॉल्स प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईसॉप्स अनाउंस किया। ईसॉप्स जब उन्होंने अनाउंस किया तो अपने उनके एम्प्लॉयज को उन्होंने बोला कि हम आपको 3 साल के बाद, 3 इयर्स के बाद अपने शेयर्स जो है वो 5 रुपए में देंगे। 5 रुपए पर शेयर के प्राइस जो मर्जी हो, हम आपको 5 रुपए पर शेयर पे आपको शेयर देंगे। तो उन्होंने प्री डिटरमाइंड प्राइस बना लिया और उन्होंने 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा दिया कि 3 साल के बाद देंगे। तो ये 3 साल क्या है आपका, ये वेस्टिंग पीरियड है, वीपी वेस्टिंग पीरियड। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप 3 साल तक हमारी फर्म में रहोगे, यानी कि उनका कहने का मतलब क्या कि भाई आपको 3 साल के बाद देंगे। तो उनको कंडीशन क्या लगाई कि आपको 3 साल तक हमारी फर्म में रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, या कंपनी में हमारी रहना पड़ेगा, जब आप जाके हम आपको वो 5 रुपए में शेयर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक वेस्टिंग पीरियड हो गया कि आपको उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि भाई आपको 3 साल के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 ईयर क्या है, वेस्टिंग पीरियड है। प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या हो गया, 5 रुपए हो गया। इट हेल्प इन रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग देम द ओनरशिप इन द कंपनी। भाई एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है क्योंकि उनको कंपनी में ओनरशिप मिलती है। इसको गवर्न कौन करता है, सेक्शन 62(1)(b) और साथ में सेबी की गाइडलाइंस फॉर ईसॉप्स। ठीक है जी। तो आज के लिए हमारा रिवीजन ये खत्म होती है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन में मिलेंगे, जिसका नाम होगा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें। जो भी डाउट्स होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट जब तक रिजॉल्व कर दूंगा।